अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता। कभी वक्त गुजारो तो गुजरता नहीं। दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 मिनट रह गए थे और ये 2 मिनट नहीं गुजर रहे थे। वक्त किसी बीमार की तरह रेंग रहा था। मंजाली ने परेशान होकर पूछा, आप बार बार घड़ी क्यों देख रही हैं? प्लीज आप अपने चैलेंज पर अमल न करें। दुश्मनों से इंतकाम लेना जरूरी नहीं। उसने करीब आकर मेरे हाथ पर हाथ रखा। मैंने हाथ झटक कर गुस्से से कहा, बकवास मत करो। तुम्हें क्या मालूम है उधर रेहाना भी मर चुकी है क्या? वह हैरान होकर एक कदम पीछे हट गई। मैंने तिल मिलाकर कहा, हाँ, उन्होंने जावेद को मार डाला। उन्होंने भाभी को मार डाला और हाँ, सुन लो, रेहाना ने मेरी खातिर खुदकुशी कर ली है। मैं उन लोगों को भी ऐसी ही मौत मरने पर मजबूर कर दूंगा। मंजाली पहले तो गुमसुम सी होकर मुझे तकती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने फर्श पर दो जानू हो गई। मेरे घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, आप मेरे आका हैं, मैं आपकी कनीज हूँ। आपके जायज नाजायज हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप गुस्से, जोश और जुनून में कोई जज्बाती कदम न उठाएं। मेरी एक बात, सिर्फ एक बात मान लें, मैं समझौते वाली कोई बात नहीं मानूंगा। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, जल्दी कहो, वक्त कम है। अब 12 बजे से पहले एक बार मादाम सोनिया से बातें कर लें। उन्हें रेहाना के मुतालिक बता दें, अपना फैसला सुना दें। वो इल्तिजा कर रही थी, मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था और समझ रहा था। वो सब मेरे खैर ख्वाह थे, मेरी इंतकामी कार्रवाई पर परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि बाद में मुझे मजीद परेशान होना पड़े। मैं सोनिया के पास पहुंच गया। सोनिया, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट बाद मैं दुश्मनों को दिया हुआ चैलेंज पूरा करूंगा। तो मैं ये बताने आया हूं कि उन्होंने जावेद को, भाभी को मार डाला है। रेहाना के लिए खुदकुशी के हालात पैदा कर दिए। उसने खुदकुशी कर ली सिर्फ इसलिए कि वो मर जाएगी तो मैं फैसला करने के लिए आजाद रहूंगा, और अब मैं आजाद हूं। दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। सोनिया ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, फरहाद, मैं तुमसे बहुत दूर हूं, तुम्हें आगे बढ़कर रोक नहीं सकती, लेकिन मेरा तो मशवरा कबूल करना चाहो तो जोश और इंतकामी जज्बे से बाज आ जाओ। दिमाग को बिल्कुल पुरसुकून रखो, कोई दानिशमंदाना फैसला करो। तुम्हारी किसी इकदाम से शाहीना को कोई नुकसान न पहुंचने पाए। वो मेरी दुखती रग को समझती थी, इसलिए शाहीना का हवाला देकर इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रखना चाहती थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहकर सोचता रहा। वो मुझे आवाजें दे रही थी। मैं रंगून के पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच गया। फिर मैंने उससे पूछा, ऑफिसर, आप हमारे सिलसिले में इजलास तलब कर रहे थे, उसका क्या बना? मिस्टर फरहाद, आधी रात हो रही है, इस वक्त आला हुक्काम अपनी ख्वाबगाह से बाहर नहीं आएंगे, सब आराम कर रही हैं। ये मीटिंग कल सुबह ही हो सकती है। अच्छी बात है, अब मेरी बात सुन लें। आपको ये तो मालूम हो चुका है कि मेरा भाई जावेद और भाभी मारे गए। मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। ऐसे हालात में मेरा जोश और जुनून क्या रंग ला सकता है, क्या आप समझ सकती हैं? मैंने खुद इजलास तलब करने के लिए कहा था। अगर ये इजलास कल तक के लिए टल रहा है तो यही सही। मेरे हक में कोई मुनासिब फैसला ना हुआ, मेरे साथ इंसाफ ना हुआ, तो मेरे दुश्मन कल का दिन तो देख लेंगे, रात नहीं देख सकेंगे। मैंने सही साहब के पास पहुंचकर उन्हें जावेद, भाभी और रेहाना के मुतालिक बताया। उन्होंने नदामत से सर झुका लिया, आहिस्तगी से बोले, मैंने अपने तौर पर उनकी हिफाजत के मुकम्मल इंतजाम किए थे। मैं समझता हूँ आपकी कोताही नहीं है, तकदीर को यही मंजूर था। बेचारों ने मुझसे मोहब्बत के रिश्ते इस्तवार किए और मौत को गले लगा लिया। अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ, गैरों की तरह बातें न करो, बोलो क्या चाहते हो। कल अपने दुश्मनों से बहुत अहम फैसले होने वाले हैं, इसलिए शाहीन और मेरी भांजी शबाना की हिफाजत जिस हद तक आप कर सकते हैं करते नहीं। कोशिश करें कि दुश्मनों का साया भी उनके करीब ना पहुंच सके। मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूंगा। कल से हम गुंडों, बदमाशों और ऐसे मशकूक अफराद का मुहासबा शुरू कर रहे हैं जो अलकार के तौर पर बाहर के लोगों के लिए काम करते हैं। कभी स्मगलरों के काम आते हैं, कभी गैर मुल्की साजिशों में हिस्सा लेती हैं। ऐसे ही लोग यहूदियों के अलकार बनकर हमें और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात खत्म होते ही पास रखा हुआ टेलीफोन चीखने लगा। उन्होंने रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ की आवाज सुनी। पिंडी की कॉल थी। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर किसी ने कहा, जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक जावेद साहब और उनकी फैमिली की हिफाजत के लिए मुकम्मल इंतजाम किए थे, इसके बावजूद हम नाकाम रहे। मैं आपको पूरी रिपोर्ट सुनाता हूँ।
कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम हो चुका है। मैं फरहाद के सामने किस कदर शर्मिंदा हूँ। तुम लोग इस बात को नहीं समझ सकते। तुम लोगों ने शायद अब तक ये भी नहीं मालूम किया होगा कि मरहूम जावेद की बहन को दुश्मन अगवा करके कहाँ ले गई है। जनाब, अभी थोड़ी देर पहले हमें टेलीफोन के जरिए इतला मिली है। उनकी बहन की लाश जहां दस्तयाब हो सकी है वहां का पता टेलीफोन पर बताया गया है। हमारे आदमी वहां गए हैं। मैंने सईद साहब से कहा, आप अपने मातहतों से कह दें जावेद भाभी और रिहाना की लाशों को उनके वालिदैन तक पहुंचाने और उनकी आखिरी रस्मात अदा होने तक आपके आदमी वहां मौजूद रहेंगे। वो मेरे मशवरे के मुताबिक अपने मातहत को हदायत देने लगी। मैं अपनी जगह वापस आ गया। मंजाली मेरा मुंह तक रही थी, मेरा आखिरी फैसला सुनने का इंतजार कर रही थी। मैंने आहिस्तगी से सर को झुकाकर कहा, मैंने कल दिन के 12 बजे तक अपना फैसला महफूज रखा है। कल यहूदी तंजीम के अहम अफराद, पुलिस के अफसरान और बर्मा के आला हुक्काम की एक मीटिंग है। मैं उस मीटिंग में ख्याल ख्वानी के जरिए शरीक रहूंगा। देखूंगा फैसला क्या होता है, उसके बाद ही कुछ करूंगा। वो बड़े प्यार से मेरे बालों में कंघी करने लगी। आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। नींद तमाम दुखों की आर्जी दवा है। इंसान सोने के बाद इस दुनिया की तमाम फिक्र और परेशानियों से निजात हासिल कर लेता है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अपने दुश्मनों को मारने की धमकियां दे रहा था, चैलेंज कर रहा था। उन्होंने इसके बरक्स मेरे प्यारों को मार डाला और मैं अब तक यूं ही बैठा हुआ हूं। मुझसे रिहाना की मौत भुलाई नहीं जा सकती। आप जागते रहेंगे और इसी तरह सोचते रहेंगे। सोचते रहेंगे तो दिमागी तौर पर उलझते रहेंगे। प्लीज मेरा मशवरा मान लीजिए, सो जाइए। मैं आपका सर सहलाती हूँ। मैं चुपचाप लेट गया। वो मेरा सर सहलाने लगी। मैंने आंखें बंद की, अपने दिमाग को हदायत दी, फिर गहरी नींद में डूब गया। इंसान पैदा होते ही दुनिया की किसी रिश्ते को नहीं समझता। इसके बरक्स दुनिया के तमाम रिश्ते उसे समझाते हैं, रफ्ता रफ्ता अपनी शनाख्त कराते हैं। इसके बाद वो किसी रिश्ते की मोहब्बत से इनकार नहीं करता। बाज़ हालात में लहू के रिश्तों से मुंह बोला रिश्ता ज्यादा मुस्तहकम हो जाता है और ये जुबान से कायम होने वाले रिश्ते ऐसी कुर्बानियां देती हैं कि मिसाल कायम हो जाती है। ऐसे रिश्तों को मौत चाहे तोड़ दे, मैं नहीं तोड़ सकता, और जब तोड़ नहीं सकता तो उन्हें मारने वाले दुश्मनों से समझौता भी नहीं कर सकता। ये बात भी समझ में आ गई है कि एक फरीक बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद, बहुत से मुस्तहकम जराए का मालिक होने के बावजूद, दूसरे फरीक के सामने कभी कभी क्यों चुप हो जाता है। सुपर ताकतें अपनी अपनी जगह मूंछों पर ताव देती हैं, लेकिन एक सुपर ताकत किसी दूसरी सुपर ताकत की मूंछें नहीं मोड़ सकती। वो एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं और उन कमजोरियों के सबब वो एक दूसरे से समझौता करते रहने पर मजबूर होते हैं। अब मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं गैर मामूली हालात रखने के बावजूद दुश्मनों से आजादाना जंग नहीं कर सकता था। हालात का पाबंद हो रहा था। दुश्मन मेरे रिश्तों को मेरी कमजोरी बनाकर मुझे मजबूर बनाना सीख गए थे। काश शाहीना मेरी बहन ना होती, सोनिया मेरी महबूबा ना होती, रसवंती बीवी ना होती और पारस बेटा ना होता। फिर मैं किसी की मुट्ठी में ना आता, मेरी कोई कमजोरी ना होती। हाँ, मगर फिर मैं इंसान ना होता, क्योंकि रिश्तों के बगैर और मोहब्बत की कुर्बानियों के बगैर सिर्फ जानवर ही जिंदगी गुजारते हैं। मैंने अपनी नींद का वक्त सिर्फ 4 घंटे मुकर्रर किया। ये मेरे लिए बहुत था। मैं इन हालात में ज्यादा सोना भी नहीं चाहता था। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां दुश्मनों के सामने तख्त या तख्ता होने वाला था। उनके हाथों इस कदर नुकसानात उठाने के बाद अगर मैं अपनी शराइत ना मनवा सकता, रसवंती को वापस ना ला सकता और बहालत मजबूरी से दोस्ती कर लेता, तो ये दोस्ती दरअसल महकूमियत का दूसरा नाम होती। ठीक 4 बजे मेरी आंख खुल गई। कमरे में हल्की नीली सी ख्वाब आवर रोशनी थी। बाहर भी अंधेरा था। इतनी गहरी खामोशी थी जैसे सारा आलम सो रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। बिस्तर से उतरकर कमरे के बाहर आया। कॉरिडोर वीरान था, जैसे इस कोठी में कोई न रहता हो। मंजाली शायद दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने उसके दिमाग में झांकना मुनासिब नहीं समझा। जैसे उसके दिमाग में पहुंचता वो बेदार हो जाती। मैंने ड्राइंग रूम में आकर देखा, उसका बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था। बाहर बरामदे में केशु सो रहा था। मुझे ताज्जुब हुआ। केशु ऐसा गैर जिम्मेदार शख्स नहीं था कि दरवाजा खुला छोड़कर सो जाता। मैं तेजी से चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। बड़ी ही कच्ची नींद सोता था। जरा सी आहट पर उठ जाता था। मैंने पूछा, ये दरवाजा क्यों खुला रखा है? उसने सामने लॉन की तरफ इशारा किया। मैंने देखा मंजाली वहां हरी हरी घास पर
योगा का आसन जमाए सांस रोके बैठी हुई थी। बरामदे की ग्लोब लाइट लॉन तक पहुंच रही थी। अभी चारों तरफ अंधेरा था। दूर आसमान की मशरकी किनारे पर सुबह काजिब का धुंधलका सा नजर आ रहा था। सुबह से पहले सुबह काजिब होती है, यानी एक झूठी सुबह होती है। धोखा होता है कि दिन निकलने वाला है, लेकिन रात का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी रहता है। खुली फिजा में सांस लेते हुए बड़ी ताजगी महसूस हो रही थी। मुझे भी यूं लग रहा था जैसे अब तक मैंने झूठी जिंदगी गुजारी हो और अब सच्ची जिंदगी की सुबह तुलू होने वाली है। जो कुछ मैंने किया है वो दौर खत्म हो गया। आज से नए फैसले के साथ नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। मंजाली अब सब्ज घास पर घुटनों के बल नीम इस्तादा थी। दोनों हाथ उसने आसमान की तरफ उठाए थे, फिर कमर की तरफ खम खाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ कमान होने लगी। उसके जिस्म में ऐसी लोच और लचक थी कि उस लम्हे नागिन लग रही थी। जब पूरी तरह खम खाकर दोनों हाथों को उसने पीछे घास पर टेक दिया तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने दोनों हाथों के बल उल्टी कलाबाजी खाई, सीधी खड़ी हुई, फिर मेरी तरफ पलटकर अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए, सर को झुका लिया जैसे मेरी ताजीम कर रही हो। फिर उसने सर को उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, आप इतनी जल्दी बेदार हो गए? मैं बरामदे से गुजरकर लॉन में आ गया। ताजा हवा में गहरी सांस लेकर बोला, सुबह खेजी बहुत अच्छी आदत है। तुम लोगों ने बाबा फरीद वास्ती के इदारे में रहकर हमेशा सुबह की लताफतें हासिल की हैं। ऐसी ताजा बताजा हवाओं में जिस्मानी और दिमागी वर्जिशें की हैं। सुबह खेजी के खूब फायदे उठाए हैं। इसके बरक्स मैं तमाम रात ख्याल ख्वानी करता हूँ और सुबह जागने के वक्त सो जाता हूँ। अच्छा हुआ आप जल्दी बेदार हो गए। खुली फिजा में रहेंगे, ताजा हवा में सांस लेंगे तो ज़हनी परेशानी कुछ कम होगी। मस्बत अंदाज में सोचने के लिए ज़हन पुरसुकून रहेगा। तुम योगा की मशकें जारी रहो। मैं जरा सामने वाली सड़क पर टहलने जा रहा हूँ। मैं भी चलूं? चलोगी तो बोर हो जाओगी। मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ हो जाऊंगा, फिर सोचता रहूंगा। मुझे जरा तन्हाई चाहिए, तुम माइंड न करना। वो मुस्कुरा कर बोली, आप कैसी बातें करती हैं? मैं कल से आपके ज़हनी सुकून के लिए दुआ कर रही हूँ। अगर ये सुकून तन्हाई में हासिल होता है तो आपको तन्हा रहना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर उसके शाने पर हाथ रखा। उसे जरा थपक कर आगे बढ़ गया। कोठी के अहाते से निकलकर सड़क पर आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सड़क के किनारे चलने लगा। दूर तक वीरानी खामोशी और नीम तारीकी थी। बड़ी बड़ी शानदार कोठियां एक दूसरे से काफी फासले पर थीं। उनके मेन गेट और बागीचों की हल्की रोशनियां सड़क पर पहुंच रही थी। मैं जरा दूर जाने के बाद सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। पेरिस में आधी रात गुजर चुकी थी। बाबा साहब के इदारे में 10 बजे तक सभी को सो जाने का हुक्म था और सभी उस हुक्म पर अमल करते थे, लेकिन वो और आला बीबी मेरे इंतजार में जाग रही थी। वो मेरी रेहाना जैसी बहन की मौत पर मेरे जोश और जुनून को अच्छी तरह समझ रही थी और ये सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं मैं दुश्मनों के खिलाफ कैसी इंतकामी कार्रवाइयां करूंगा, कैसा इकदाम उठाऊंगा। जब मैंने सोनिया को मुखातिब किया तो वो चौंक गई, फिर बोली, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, मगर तुम्हारे हालात के पेश नजर मुआफ कर रही हूँ। कभी तो दूसरों का ख्याल किया करो। मुझसे बातें करते करते अचानक ये सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं आवाजें देती रही और तुम चले गए। कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या टेलीपैथी के जरिए तुम अपने जहन को पुरसुकून नहीं रख सकती? रख सकता हूँ, यही टेलीपैथी का कमाल है। पलक झपकते ही नींद आ गई थी। अब जहन पुरसुकून है, मैं जोश में नहीं हूँ, होश में हूँ। खुदा का शुक्र है। क्या वो लोग रसवंती को वापस कर रहे हैं? अभी दुश्मनों से बात का आगाज नहीं हुआ। सुबह 10 बजे यानी अब से 5.5 घंटे बाद इजलास मुनक्किद होगा। तुम क्या कहने वाले हो, क्या करने वाले हो? अभी मैंने सोचा नहीं है। सुबह की ताजा हवा खा रहा हूँ। इस इजलास में ख्याल ख्वानी के जरिए पहुंचूंगा, उनकी बातें सुनूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। अगर उन्होंने रसवंती को वापस नहीं किया तो मैं वादा करती हूँ वॉशिंगटन पहुंचकर उसे वापस लाऊंगी। लेकिन सवाल पैदा होता है, हम कहाँ कहाँ महाजराई करेंगे? सिर्फ रसवंती की बात नहीं है, तुम्हारे कितने ही अजीज तरीन रिश्ते हैं। किस किस को दुश्मनों की नजरों में छुपाते और बचाते रहोगे? अगर उन्होंने रसवंती को वापस ना किया तो मैं वॉशिंगटन जाऊंगा। क्या तुम पाकिस्तान जाकर शाहीना की और शबाना की हिफाजत कर सकती हो? क्यों नहीं, मैं साए की तरह उनके साथ लगी रहूंगी। फिर मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम मरजाना, आला बीबी और मंजाली अपनी अपनी हिफाजत करना खूब जानती हो। रह गया पारस तो उसके लिए जमीला और जवादुल खैरी काफी हैं। मुझे उनकी तरफ से इत्मीनान है। अरे हाँ, उनकी शादी का क्या बना? कल सुबह सिविल मैरिज है।
जमीला जवादुल खैरी की दुल्हन बनकर पारस को लेकर उसके महल में चली जाएगी। वाकई पारस की तरफ से हम बिल्कुल मुतमईन रहेंगे। मैंने आला बीबी से पूछा, तुम सोनिया को कितनी जल्दी लाहौर पहुंचा सकती हो? मैं अभी मालूमात हासिल करती हूँ। जो भी पहली फ्लाइट होगी उसमें सोनिया के लिए जरूर सीट हासिल कर लूंगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वह प्यार भरी नाराजगी से बोली, ये तुम गैरों की तरह शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? क्या मेरी मोहब्बत और मेरे खुलूस को भूल चुके हो? तुम भूलने वाली चीज नहीं हो। सोनिया सामने बैठी हुई थी, इसलिए आला बीबी ने उसके सामने अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया। फिर चुपके से सोच के जरिए बोली, सोनिया लाहौर पहुंच जाएगी, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? तुम्हें इस वक्त एक साथी की जरूरत है, तुम बहुत परेशान हो। उसकी बात सुनकर मेरी निगाहों के सामने मंजाली का चेहरा आ गया। पता नहीं चंद दिनों में उसने क्या जादू किया था, मेरे हवास पर छाई हुई थी। मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि उसका साथ छोड़ने को जी नहीं चाहता था। मेरे अंदर के हरजाई मर्द ने आला बीबी से कहा, मैं खुद तुम्हारा साथ चाहता हूँ, लेकिन हमें ऐसे वक्त जज्बाती नहीं बनना चाहिए। तुम्हें वहां पारस की खातिर रहना चाहिए। कल जमीला की शादी हो जाएगी, उसके बाद भी तुम्हें उन पर कड़ी नजर रखना है और अपने आदमियों को, औरतों को खादमों के रूप में जवादुल खैरी के यहाँ भेजना है। बहुत सी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। वो झाग की तरह बैठ गई, जबरन मुस्कुराते हुए बोली, तुम ठीक कहते हो। पहले मैं यहाँ की जिम्मेदारियों को पूरा कर लूं, लेकिन देख लेना जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचूंगी। मैंने उसकी दिलजोई की, फिर उससे रुखसत होकर रसवंती के पास पहुंच गया। वो सो रही थी। उसके ख्वाबीदा दिमाग ने बताया कि वो दिल्ली पहुंच गई है। उसे एक शानदार कोठी में आराम से रखा गया है। अगरचे उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन कोठी के चारों तरफ सख्त पहरा लगा रहता है। उसकी खिदमत के लिए 2 खादमाएं कोठी के अंदर रहती हैं, लेकिन वो बहुत होशियार हैं। कभी मुंह से एक लफ्ज अदा नहीं करती हैं, ना ही अपनी आवाज सुनाती हैं। इशारों के जरिए सारा काम होता रहता है। मैं उसके ख्वाबीदा दिमाग से और बहुत सी मालूमात चाहता था। उसी वक्त मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने ख्याल ख्वानी का सिलसिला तर्क किया, फिर पलट कर देखा। केशु दूर से दौड़ता आ रहा था। मैंने परेशान होकर फौरन उसके दिमाग में छलांग लगाई, पूछा, क्या बात है? वो दौड़ते दौड़ते रुक गया, कहने लगा, अभी बॉस ने मुझसे राब्ता कायम किया था, वो आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं, बहुत जरूरी बातें। अच्छा तुम जाओ, मैं उनसे बात कर लूंगा। वो वापस जाने लगा। मैंने बॉस एंजेलो को मुखातिब किया। उसने कहा, जनाब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम मादाम रसवंती को वापस ला सकती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, वो कैसे? मैंने आपके हालात से अपने मास्क मैन को बाखबर रखा है। जिस वक्त ये पता चला कि मादाम को दिल्ली के रास्ते वॉशिंगटन पहुंचाया जाएगा, तो हमारे मास्क मैन ने दिल्ली में रेड पावर के बॉस को हुक्म दिया कि दुश्मनों से निपटा जाए। हमें 1 घंटे बाद मादाम की वापसी के सिलसिले में यकीनन खुशखबरी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अभी खुशखबरी नहीं है, बल्कि खुशफहमी है। ऐसी बात नहीं है जनाब। हमारे मुल्क की तरफ से दिल्ली से ये दरख्वास्त की जाएगी कि वो मादाम को वहां से आगे न जाने दें। भारतीय हुक्काम रसवंती को किस तरह रोक सकती हैं? इस तरह के पैदाइशी तौर से मादाम भारतीय शहरी हैं। किसी गैर मुल्की को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो एक हिंदुस्तानी औरत को उसकी मर्जी के बगैर वहां से ले जाए। मैंने कायल होकर कहा, यह अच्छा पॉइंट है, लेकिन भारतीय हुक्काम यहूदियों की मुखालफत मोल लेना पसंद नहीं करेंगे। एंजेलो ने कहा, हमारा मास्क मैन मुख्तलिफ पहलुओं से दबाव डाल रहा है। भारतीय हुक्काम को समझाया जाएगा कि वो खुलकर यहूदियों की मुखालफत नहीं करना चाहती हैं और उनके मुंह का निवाला नहीं छीनना चाहती हैं, तो वो बज़ाहिर उनका साथ दें। मादाम के दिल्ली से वॉशिंगटन जाने पर एतराज न करें, मगर दर पर्दा रेड पावर के हाथ मजबूत करें। उन्हें इतना मौका दें कि वो मादाम की रिहाइशगाह में घुसकर उन्हें वहां से ले जा सके। मैंने कहा, आप लोग जिस तरह दिन रात मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं मास्क मैन का शुक्रगुजार हूँ। उन्हें मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचा दीजिए। मैं इंतजार करूंगा कि उनकी कोशिशों का नतीजा क्या निकलता है। अगर मादाम को वहां से अगवा करने का मरहला आएगा तो आपके ताउन की जरूरत पेश आएगी। मैं हर तरह से तैयार हूँ। आप 1 घंटे बाद मुझसे राब्ता कायम करें। कोई ऐसी बात हुई तो आप ख्याल ख्वानी के जरिए वहां रेड पावर के साथियों की मदद कर सकेंगे। मैंने वादा किया, फिर ख्याल ख्वानी का राब्ता खत्म कर दिया। उस वक्त सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। मैं एक पार्क के सामने पहुंच गया। दौलतमंद बूढ़े सुबह सवेरे टहलने के लिए अपने घरों से निकले थे। नौजवान लड़के और लड़कियां भी दौड़ लगा रहे थे। पार्क में कहीं कहीं लोग नजर आ रहे थे। मैं टहलता हुआ जरा दूर निकल गया। एक दरख्त के साए में कुछ लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। एक नौजवान पालती मारे बैठा था और उसका रुख दरख्त के तने की तरफ था।
उसके बैठने का अंदाज महात्मा बुद्ध के ज्ञान ध्यान वाले आसन जैसा था। मैं समझ गया वो महात्मा बुद्ध का इबादत गुजार बख्शू होगा। उसके आसपास कोई 5-6 मर्द और उतनी ही तादाद में कुछ औरतें अकीदतमंदाना अंदाज में बैठी हुई थी। मैं वहां से गुजर जाना चाहता था, फिर कुछ सोचकर रुक गया। महात्मा बुद्ध दरख्त के साए में तने की तरफ पुष्ट करके ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहते थे, लेकिन वो नौजवान तने की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो तने के एक हिस्से को पूरी तवज्जो से तक रहा था। मैंने करीब जाकर देखा, दरख्त के तने पर एक नन्हा सा स्याह दायरा बना हुआ था और वो उस दायरे पर अपनी नजरें जमाए हुए था। फौरन समझ में आ गया वो टेलीपैथी की एक अहम मश्क से गुजर रहा था। मुझे चश्मे ज़दन में अपना माजी याद आ गया। मैं लाहौर में रावी के किनारे वीराने में इसी तरह ऐसी मश्क से गुजरता रहा था। शमा बीनी की मश्कें मुकम्मल करने के बाद मैं दरख्त के तने पर चने के बराबर स्याह दायरा बनाता था और उसके सामने पालती मारकर बैठ जाता था। नजरें उस पर जमाकर अपनी सारी तवज्जो उस पर मरकूज कर देता था। लेकिन ऐसी मशकों के दौरान तन्हाई बहुत जरूरी है। मैं ये सब कुछ एक वीराने में किया करता था, जबकि वो जवान खुले पार्क में भरी आबादी के दरमियान ऐसा कर रहा था। इस पर यह कि आसपास मर्द और औरतें नजर आ रहे थे, ऐसे में भला ज़हनी यकसुई क्या हो सकती थी। यकीनन वो टेलीपैथी के संजीदा अमल से ज्यादा एक नुमाइश थी। मैं उस दरख्त के पीछे आ गया। कुछ औरतें और मर्द हाथ हिलाकर मुझे वहां से हटने का इशारा कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उस जवान के अमल करने के दौरान कोई मदाखलत हो। मैं मुस्कुराकर उस नौजवान की आंखों में झांकने लगा। कल से दुश्मनों ने मुझे ज़हनी तौर पर खूब उलझाया था, हत्ता कि मुझे बार बार झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया था। अब वो बात नहीं थी। मेरे हक में फैसला होने के रास्ते हमवार हो रहे थे, और ना भी होते तो रसवंती को हासिल करने की राहें खुल चुकी थी। मैंने सोचा थोड़ा वक्त इस टेलीपैथी सीखने वाले जवान के साथ गुजारा जाए। इसके साथ थोड़ी सी तफरी दिमाग में और ताजगी पैदा कर देगी। वो मुझसे तकरीबन 3 गज के फासले पर था। हमारे दरमियान दरख्त का एक बड़ा सा तना था। मैं उस तने के पीछे से एक तरफ सर झुकाकर झांकने के अंदाज में उसे देख रहा था। जाहिर था कि उसकी तवज्जो बढ़ जाती। यूं भी वो पूरी तरह अपने अमल में संजीदा नहीं था। उसकी नजरें भटक गईं, वो मुझ पर जम गईं, और जब जम गई तो मैंने उसकी नजरों को अपनी नजरों से हटने का मौका नहीं दिया। पहले तो उसकी सोच ने बौखलाकर अपने आप से पूछा, ये शख्स कौन है? इस पर से मेरी नजरें हटना नहीं चाहती हैं। दूसरे ही लम्हे मैंने उसकी सोच में कहा, मेरी नजरें जब चाहें हट सकती हैं, बल्कि ये सामने वाला शख्स मेरी नजरों की गिरफ्त में आ गया है। मेरा टेलीपैथी का अमल कामयाब हो रहा है। मुझे अपनी सोच की लहरों को आजमाना चाहिए। ये सोचते उसने बड़े बड़े आमलों की तरह अपनी बड़ी और सुरख आंखों से घूरते हुए तहकमाना अंदाज में पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। मैं उसके और दरख्त के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उसने उसी अंदाज में डांट कर पूछा, क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं बहुत बड़ा अमल कर रहा था? तुम्हें मेरे सामने आने की जरूरत कैसे हुई थी? मैं चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। उसने हुक्म दिया, इधर देखो। मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर कुछ ऐसी परेशानी जाहिर की जैसे उसकी आंखों की गिरफ्त में आकर घबरा रहा हूँ। उसने फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह सोच लो कि मेरे हुक्म की तामील नहीं करोगे। मैं बैठने के लिए कहूंगा तो तुम नहीं बैठोगे, इसी तरह खड़े रहोगे। नौजवान ने अपने आसपास बैठे हुए मर्दों और औरतों को देखते हुए कहा, अब तुम सब तमाशा देखो। तुम कहते थे कि मैं टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल करने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं अभी देखता हूँ। ये शख्स नहीं बैठना चाहता, लेकिन अभी बैठ जाएगा। ये कहकर उस नौजवान ने आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को कहने लगा, ऐ मेरी सोच की लहरों, जाओ सामने वाले शख्स के दिमाग में जाओ और इसे बैठने पर मजबूर कर दो। वह दिमाग में ये बातें सोचकर इंतजार करने लगा, जैसे सोच की लहरों को मेरे दिमाग में आते हुए महसूस कर रहा हो। मैंने उसके दिमाग को सहारा दिया, फिर उसकी सोच में कहा, सामने वाला शख्स बैठ गया है। उसने फौरन ही आंखें खोलकर देखा तो वाकई में बैठा हुआ था। वो खुशी से उछलकर खड़ा हो गया। अपने आसपास बैठे हुए लोगों से कहने लगा, देखो देखो, मैं कामयाब हो गया हूँ। एक नौजवान लड़की ने उठकर बर्मी जुबान में कुछ कहा। मैं उस नौजवान के दिमाग से उसके तर्जुमे को सुनने लगा। वो दोनों भाई बहन थे। बहन कह रही थी, तुम फ्रॉड कर रहे हो। तुमने यकीनन इस शख्स को कुछ दे दिलाकर तैयार किया है। हमें उल्लू बनाने के लिए सुबह सवेरे यहाँ ले आए। अब इस आदमी के जरिए अपनी टेलीपैथी का तमाशा दिखा रही हो। मैंने उस नौजवान की सोच में कहा, अगर मेरी बहन बर्मी जुबान की बजाय अंग्रेजी में कोई बात करेगी
तो मेरी सोच की लहरें अंग्रेजी जुबान को कैच कर लेंगी, फिर मैं टेलीपैथी का तमाशा उसे दिखा सकूंगा। इस सोच के साथ ही उस जवान ने अपनी बहन से कहा, तुम बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ भी यही तमाशे कर सकता हूँ, बशर्ते कि तुम अंग्रेजी में मुझसे कोई बात कहो। उस लड़की ने अंग्रेजी में पूछा, मैं तुमसे क्या बात करूं, तुमने तो सारे घर को पागल बना रखा है। मैं उसी लम्हे लड़की के दिमाग में पहुंच गया। उसका भाई सब लोगों को मुखातिब करके कह रहा था, ये बात है तो तुम सब गवाह रहना। अब ये मेरे पास आएगी, झुककर मेरे पांव को छूकर सीधी खड़ी होगी और मुझे प्रणाम करेगी। लड़की ने पांव पटक कर कहा, मेरी जूती करे। उस नौजवान ने हुक्म दिया, चलो आगे बढ़ो, मेरे हुक्म की तामील करो। लड़की मेरी मुट्ठी में थी, वो बेख्तियार आगे बढ़ी। उसने झुककर अपने भाई के पांव को छू लिया, फिर सीधी खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब तो सब लोग हैरानी से उस नौजवान को देखने लगे। मैंने उस लड़की के दिमाग को पूरी तरह अपने काबू में नहीं रखा था, अब भी सोचने समझने की हद तक आजाद छोड़ा हुआ था। उसने भाई के हुक्म की तामील में जो किया था वो मेरे हुक्म के मुताबिक सोच की लहरों में बहकर बेख्तियार किया था। अब शदीद हैरानी से और बेचैनी से अपने भाई का मुंह तक रही थी। वो नौजवान जो टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल करने की खुशफहमी में मुब्तला था, उसका नाम कृपादान था। वो बुद्ध मजहब से ताल्लुक रखता था। उसके आसपास जितने बुजुर्ग थे उनमें उसके माँ बाप, चचा चाची और मामा मामी थे। इसके अलावा नौजवानों में उसकी एक बहन, 2 चचाजाद बहनें, 2 सगे भाई और 2 कजन थे। उसके दोनों सगे भाई इस बात से खुश थे कि कृपा खबती है और टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म और दोनों इल्म सीखने के फेर में अपनी जिंदगी और अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, अपने बाप के कारोबार में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। उसके दोनों सगे भाई कारोबार संभालते थे और एक दिन वही सारी दौलत पर कब्जा करने वाले थे। उनका ख्याल था कि बाप के मरते ही कृपा को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। कृपादान की सबसे बड़ी और बुनियादी कमजोरी ये थी कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं था, और जो लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते वो दुनिया का कोई भी इल्म मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकते। खास तौर पर टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म जैसा इल्म हासिल करने के लिए बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी की जरूरत होती है। ये बात कृपा में नहीं थी। उसने बचपन से कितने ही उलूम की किताबें पढ़ना शुरू की। उसे जिस इल्म में खासी कामयाबी हासिल हुई वो क्याफा शनासी का इल्म था। उसने क्याफा शनासी से ताल्लुक रखने वाली बेशुमार किताबों का मुतालिया किया। उसके सामने जो भी शख्स आता था वो उसके चेहरे का बगौर मुतालिया करता था। रफ्ता रफ्ता वो बड़ी कामयाबी से चेहरों को पढ़ने लगा। वो जरा सी देर में किसी भी शख्स की अंदरूनी कैफियत को जाहिर कर देता था। अपने दोनों सगे भाइयों के मुतल्लिक उसने कह दिया था कि ऊपर से भाई की मोहब्बत जताती हैं लेकिन अंदर से कीना रखती हैं। बहन मगरूर और खुदगर्ज है, अपने इन 2 भाइयों की ज्यादा हमायत करती है जो बाप का कारोबार संभाले हुए हैं, और आइंदा इन्हीं भाइयों से उसे फायदा पहुंचने की उम्मीद है। पूरे खानदान में सिर्फ माँ दिल की और रूह की गहराइयों से अपने बेटे कृपा को चाहती थी। उसका बाप और दूसरे तमाम रिश्तेदार उसे नीम पागल समझते थे। कृपादान के मुताल्लिक इतनी तफसील पेश करने का मकसद ये है कि आइंदा मेरी दास्तान में एक अहम रोल अदा करने वाला था। पहले तो मैं तफरीह की गर्ज से उसके करीब गया था, बाद में यही तफरीह मुस्तकिल राब्ते का सबब बन गई। कृपा की बहन का नाम कन्या कुमारी था। वो मुझे गहरी टटोलती हुई नजरों से देख रही थी। फिर उसने अपने दोनों भाइयों को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या इस शख्स का चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं है? उसके दोनों भाइयों ने और दूसरे लोगों ने भी मुझे गौर से देखना शुरू किया। फिर उसके एक भाई ने, जिसका नाम करमा था, कहा, दीदी ये फरहाद की तस्वीर से बहुत मिलता जुलता है। मैं संभल गया। ये तो अच्छा ही हुआ था कि मैंने पिछली रात का गेटअप नहीं उतारा था। सोने के वक्त सिर्फ मूंछें निकाल कर और सर से विग उतार कर रख दी थी। सुबह उठकर फिर उन्हें चेहरे पर सजा लिया था। यकीनन दिमाग के किसी गोशे में ये बात थी कि सुबह सवेरे चहलकदमी के लिए निकलूंगा तो कोई भी मुझे पहचानने वाला न टकरा जाए, और यही हो रहा था। लेकिन वो लोग पूरे यकीन के साथ मुझे शनाख्त नहीं कर सकती थी। कन्या कुमारी के दूसरे भाई वर्मा ने कहा, हाँ दीदी, कृपा के बेडरूम में फरहाद अली तैमूर की जो तस्वीर है उससे ये कुछ मिलता जुलता है। अगर इसकी मूंछें ना हो, बाल काट दिए जाएं और आंख के पास वो मस्सा ना हो, भवें घनी ना हो तो। मैंने उसकी बात खत्म होने से पहले मुस्कुरा कर कहा, अगर ये ना हो, अगर वो ना हो, अगर आंखें बड़ी हो, नाक छोटी हो, मुंह फैला हो, सर बड़ा हो, तो मैं किसी से भी मुशाबियत रख सकता हूँ। लेकिन बात वही है कि ऐसा ना होता तो वैसा होता। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वर्मा ने अपने भाई कृपा से कहा, भैया हम मानते हैं, आप बड़े ज्ञान वाले हैं, जरा एक और तमाशा दिखाएं तो मान जाएंगे। मैंने कृपा के दिमाग में पहुंचकर उसके जरिए कहा, अभी मैं तमाशा दिखाता हूँ।
तुम्हारे और कर्मा के दिलो दिमाग में जो भेद छुपा हुआ है तुम दोनों बारी बारी अभी पिताजी के सामने बयान करोगे। उसके दोनों भाई कर्मा और वर्मा जरा सटपटाए, फिर ढीठ बनकर मुस्कुराए। उन्हें यकीन था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। कृपादान ने अपनी आंखें बंद की। वो टेलीपैथी का अमल करने वाला था। अपनी सोच की लहरों को अपने दोनों भाइयों के दिमाग में बारी बारी पहुंचाना चाहता था। मैंने उसकी मदद की। पहले कर्मा के दिमाग को काबू में लेकर कहना शुरू कर दिया, पिताजी हम दिन रात इस इंतजार में रहते हैं कि कर्मा भैया का दिमाग जल्द ही खराब होगा और आप उनसे बेजार होकर इन्हें पागल खाने भेज देंगे। वर्मा ने कहा, हम सोचते हैं अगर कृपा भैया जल्दी पागल ना हुए तो कम से कम आपका ध्यान हो जाए, फिर हम आपकी दौलत, जायदाद और कारोबार पर कब्जा जमा लेंगे। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अमलन हम ही कारोबार कर रहे हैं। कृपा भैया के इन सब मामलात से दूर का वास्ता भी नहीं है। हम आपके बाद इन्हें बड़ी आसानी से पागल खाने भेज देंगे। रह गई एक बहन कन्या कुमारी तो उसे ब्याह कर कुछ जहेज देकर रुखसत कर देंगे। उनकी मां ने आगे बढ़कर डांटते हुए कहा, मूर्खो तुम्हें क्या हुआ है? अपने बाप की मौत के बारे में सोच रहे हो? उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं नहीं मांग सकते। वर्मा और कर्मा बौखलाए हुए थे। पहले तो उनकी समझ में नहीं आया कि उन्होंने बेख्तियार अपने दिल की बात कैसे कह दी है। फिर उन्होंने गुस्से से कृपा को देखा। कर्मा ने कहा, हमने जो कुछ कहा ये हमारे दिल की बात नहीं है। कृपा भैया अपने टेलीपैथी के जरिए हमसे जबरदस्ती ऐसी बातें उगलवा रही हैं, हमें आपके सामने दोषी बना रहे हैं। दूसरे भाई वर्मा ने कहा, हाँ पिताजी हम जानते हैं हम कितनी ईमानदारी से आपको कारोबार संभाले हुए हैं। हम आपके सामने एक एक चीज का हिसाब रख देते हैं, कहीं से कोई बेईमानी नहीं करते। उसके बाप ने ताईद में सर हिलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। ये नालायक पहले तो नालायक था, अब मालूम होता है सचमुच थोड़ा बहुत इल्म हासिल कर चुका है और उसके जरिए तुम दोनों को मेरी नजरों से गिराना चाहता है। कृपा मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम इन फजूल हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैं एक साधु संत हूँ, मुझे आपकी दौलत, जायदाद और आपके घर से क्या लेना है? इससे पहले कि आप मुझे निकाल दे मैं खुद ही जा रहा हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़कर बाप को नमस्ते किया, फिर माँ के कदमों की तरफ झुक गया। माँ ने उसे पकड़कर अपने गले से लगाते हुए कहा, नहीं मेरे लाल, माँ सारी दुनिया छोड़ सकती है मगर अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ मुझे जाने दो, मैं पिताजी को और इन भाइयों को बताऊंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं वहां तफरीह के लिए गया था लेकिन माहौल में गहरी संजीदगी आ गई थी। माँ बेटे की जुदाई का एक गमनाक ड्रामा शुरू हो गया था। मैं वहां से आहिस्ता आहिस्ता चला आया। पार्क से बाहर निकलने के बाद मैंने कृपा के दिमाग में झांक कर देखा तो वो माँ के रोकने के बावजूद उनसे दूर निकल गया था और अब बगैर सोचे समझे, किसी मंजिल का तायन किए बगैर किसी तरफ चला जा रहा था। उसे अपने घर को और अपने खानदान वालों को छोड़कर जाने का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि उसके अपने कमरे में एक छोटी सी जाती लाइब्रेरी थी जिसमें इल्म नजूम, इल्मुल अदाद, क्याफा शनासी, टेलीपैथी और हेप्नाटिज्म से मुतल्लिक बहुत जरूरी किताबें थी। उसने वो तमाम किताबें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई थी। उनके अलावा एक बड़ी सी तस्वीर उसके कमरे की दीवार पर लगी हुई थी और वो तस्वीर मेरी थी। मेरी तस्वीर के आगे एक शमादान था। वो शमा रोशन करके वहां पालती मारकर मशकें किया करता था, जिनमें वो बुरी तरह नाकाम रहा था और उसकी नाकामी की वजह मैं बता चुका हूँ। दुनिया का कोई भी शख्स कुव्वत इरादी और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर किसी भी शोबे में महारत और किसी भी इल्म में कमाल हासिल नहीं कर सकता। उसे अपनी किताबें और मेरी तस्वीर छोड़कर जाने का दुख था, लेकिन यह खुशफहमी थी कि अब वो टेलीपैथी के जरिए बहुत सी दौलत हासिल कर लेगा, फिर मेरी तस्वीर और कमरे की तमाम किताबें ले आएगा, अपने लिए एक आलीशान कोठी तामीर कराएगा, दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान कहलाएगा। लोग उसके आगे पीछे फिरते रहेंगे और उसकी शोहरत फरहाद अली तैमूर की तरह दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। वो बेचारा दिल से मेरा अकीदतमंद था लेकिन अहमक था। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बावजूद उसका दिमाग कोरा रह गया। ये सच है कि गधे पर दुनिया जहां की किताबें लाद दो तो वो आलिम फाजिल नहीं बन जाता। अब वो जहां भी जाकर टेलीपैथी का मुजाहरा करेगा वहां यकीनन जूते खाएगा। मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो। वो अपना हक अपने वालिदैन से हासिल कर ले, भाइयों की साजिशों से भी निजात मिल जाए, तो फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा कि नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान कैसे होता है। मैं अपनी खुफिया रिहायशगाह के लॉन में पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गया। मंजाली ने कहा, आप गुस्ल कर लें, अभी नाश्ता तैयार हो जाता है। मैं जरा ख्याल ख्वानी करूंगा, उसके बाद गुस्ल करने जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कर लो।
1 घंटा पूरा हो चुका था। मैं बॉस एंजेलो के पास पहुंच गया। उसने कहा, हमारा ख्याल दुरुस्त निकला। भारतीय हुक्मरान इसराइली हुकूमत को नाराज करना नहीं चाहती। उनके साथ वो मास्क मैन की दरपर्दा मदद करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वहां आपकी मौजूदगी जरूरी है। मैं आपको एक आवाज सुना रहा हूँ, आप उसके पास दिल्ली पहुंच जाएं। एक कैसेट रिकॉर्डर एंजेलो के सामने रखा हुआ था। उसने उसे ऑन किया। चंद लम्हों बाद किसी की आवाज सुनाई दी, हेलो मिस्टर फरहाद अली तैमूर। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ और जवाबन आपकी आवाज अपने दिमाग में सुनने का बेचैनी से मुंतजिर हूँ। जनाब अली, मैं दिल्ली रेड पावर तंजीम का बॉस हूँ। मेरा नाम विजय आनंद है। सच पूछिए तो मैं आपको सचमुच एक देवता मानता हूँ और एक पुजारी की तरह आपका अकीदतमंद हूँ। आप मेरे पास जब भी आएंगे मुझे अपना सेवक पाएंगे। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था। मैंने एंजेलो से कहा, रिकॉर्डर बंद कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। दूसरे लम्हे में विजय आनंद के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वो एक बड़े से हॉल में एक ऊंचे से चबूतरे पर खड़ा हुआ था। उसके सामने बहुत सी कुर्सियां थी जिन पर 25 अफराद बैठे हुए थे। उनमें जवान भी थे और उधेड़ उम्र के लोग भी। विजय आनंद उनसे कह रहा था, तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझ लो। फरहाद साहब के साथ काम करने और उनके काम आने का ये हमारी जिंदगी का पहला मौका है। अगर हम नाकाम हो गए तो रेड पावर की तंजीम से खारिज कर दिए जाएंगे। ये ऐशो आराम और दुनिया भर की सहूलतें जो हमें हासिल हैं सब हमसे छीन ली जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि मुझे फरहाद साहब के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक जवान ने अपनी जगह से उठकर पूछा, जनाब हमारी ड्यूटी कब से शुरू होगी? विजय आनंद ने जवाब दिया, मादाम रसवंती को जिस कोठी में रखा गया है वहां भारतीय पुलिस के आदमी पहरा दे रहे हैं। उनकी तादाद 6 है और उनका एक ऑफिसर है। उनकी ड्यूटी दिन के 1 बजे तक है, फिर शिफ्ट बदल जाएगी। दूसरी शिफ्ट में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर और उसके 6 सिपाही वहां पहुंचेंगे और वो हम सब होंगे। दूसरी शिफ्ट में जिस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है उससे हमारे मामला तय हो गई हैं। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो मिस्टर विजय आनंद, मैं आपका दोस्त फरहाद बोल रहा हूँ। वो एकदम से साकित हो गया, दीदे फैलाकर अपने दिमाग के अंदर मेरी सोच की लहरों को महसूस करने लगा। मैंने कहा, इस तरह आप कभी मुझे महसूस नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ये समझने की बात है कि इस वक्त आपके दिमाग में जो लबो लहजा है आपके लबो लहजे से मुख्तलिफ है। मैं फरहाद हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, अगर आप वाकई फरहाद अली तैमूर है तो यकीन करें मैं इस वक्त अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ रहा हूँ। क्या मैं अपने मातहतों को आपकी आमद की खुशखबरी सुनाऊं? बेशक सुनाई। अभी जिस जवान ने आपसे सवाल किया था अब मैं उसी के जरिए आपसे गुफ्तगू करूंगा। वो बड़ी मुसरत से कहने लगा, मैं अपने तमाम कॉमरेड्स को ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि जनाब फरहाद अली तैमूर हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। वो सब फौरन ही अपनी जगह से उठकर अटेंशन हो गए। मैं उस नौजवान के दिमाग पर काबिज होकर उसे उस स्टेज पर ले गया जहां उनका बॉस विजय आनंद खड़ा हुआ था। फिर मैंने उसकी जुबान से कहा, दोस्तों मैं फरहाद अली तैमूर हूँ और इस वक्त आपके एक साथी के जरिए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। सभी लोग बेयकीनी से अपने उस साथी जवान को देखने लगे। भला जिस साथी को बरसों से अपने बराबर समझते रहे थे उसे फरहाद की हैसियत से बढ़कर कैसे समझ सकते थे? मैंने कहा, आप लोगों में से कोई एक मुझसे गुफ्तगू करे, मैं साबित करता हूँ। एक ने मुझसे बात की। मैंने फिर वही टेलीपैथी के तमाशे दिखाए। किसी को किसी मर्जी के बगैर बिठा दिया, किसी को इधर से उधर चला दिया, किसी की सर की टोपी किसी दूसरे के सर पर रखवा दी। सभी ने कायल होकर कहा, स्वागतम स्वागतम मिस्टर फरहाद अली तैमूर, खुश आमदीद। हम सब आपके ताबेदार हैं और आपके एक एक हुक्म पर आखिरी सांस तक अमल करते रहेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं मास्क मैन का शुक्रगुजार हूँ। इन दिनों मेरा क्याम बर्मा में है और बर्मा के बॉस एंजेलो ने जिस तरह मेरा साथ दिया और दे रही हैं मैं उसे कभी भुला नहीं सकूंगा। मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे आए हैं जो यादगार के तौर पर मेरे ज़हन में नक्श हो गई हैं। उनमें बॉस एंजेलो का नाम भी शामिल है। मुझे यकीन है कि मिस्टर विजय आनंद और आप तमाम भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। उन सब ने फिर अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। मैंने कहा, मिस्टर विजय आनंद, आपने इस कोठी का अंदरूनी जायजा लिया है जहां रसवंती को रखा गया है? बॉस विजय आनंद ने जवाब दिया, मैं अभी तक कोठी के अंदर नहीं गया हूँ लेकिन मालूमात हासिल की हैं। वहां मादाम रसवंती के पास 2 मुसल्ला हिंदुस्तानी औरतें हैं जो हमेशा गूंगी बनी रहती हैं, अपनी आवाज नहीं सुनाती। हम कोठी में पहुंचने के बाद उन्हें अपने काबू में कर लेंगे। वहां जो सबसे शाहजोर और खतरनाक शख्स है उसका नाम जॉन स्टीवर्ट किलर ऑफ द किलर्स है। मैंने खुश होकर कहा, आपने सही आदमी को अपनी नजर में रखा है।
वही सबसे ज्यादा खतरनाक है और ऐसी चालें चलता है कि आसानी से समझ में नहीं आती। फिर मैंने विजय आनंद को आसाम के वाकयात बताए कि किस तरह मैं रसवंती को वहां से निकाल लाना चाहता था, मगर जॉन स्टीवर्ट किलर ऑफ द किलर्स ने मेरे मंसूबे को नाकाम बना दिया। लिहाजा यहाँ भी ये बात खास तौर पर जहन में रखी जाए। जॉन स्टीवर्ट कोई ऐसी चाल न चले जो बज़ाहिर समझ में न आए, लेकिन ऐन कामयाबी के वक्त उसकी चाल हमें नाकामी का मुंह देखने पर मजबूर कर दे। फरहाद साहब हमारे 6 आदमी 6 सिपाहियों के रूप में वहां रहेंगे। उनमें से 2 सिपाही उस कोठी की छत पर रहेंगे, बाकी कोठी के चारों तरफ रहेंगे। हमारे अलावा जॉन स्टीवर्ट के 2 आदमी हैं, यानी हमें 3 आदमियों से मुकाबला करना पड़ेगा। हमने अच्छी तरह से मालूमात हासिल की हैं, उनका कोई चौथा आदमी नहीं है। उन्होंने कोठी के बाहर अपने खुफिया आदमी कोठी के चारों तरफ छोड़ रखी हैं। इतने सारे इंतजामात के बावजूद अगर दुश्वारी पेश आएगी तो हमारे एक हेलीकॉप्टर उस कोठी की छत पर आएगा। तमाम आदमी मादाम को छत तक पहुंचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे और हम किसी भी तरह उन्हें उस हेलीकॉप्टर में सवार करा देंगे। उसके बाद उन्हें वहां से जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने मुतमईन होकर कहा, अच्छी बात है, मैं यहाँ के वक्त के मुताबिक ठीक 12 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दें। हमने 2-4 रस्मी बातें की, फिर एक दूसरे से रुखसत हो गए। मैंने रसवंती के पास पहुंचकर उसे मुखातिब किया तो वो मुंह बनाकर बैठ गई, नाराजगी जाहिर करने लगी। मैंने कहा, क्या तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ सकती हो? क्या समझूं? इसी दिन के लिए कहती थी, किसी तरह मुझे अपने पास बुला लो। नहीं बुलाओगे तो मैं दुश्मनों की कैद से फरार हो जाऊंगी। लेकिन बर्मा में तुमने मुझे ऐसा करने नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं अपने ही देश में आकर फंस गई। तुम इत्मीनान रखो, दुश्मन तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकेंगे। मैं तुम्हें अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम दिलासे ही देते रहोगे। रसवंती, यही बेएतमादी तुम्हें इस मुकाम तक ले आई है। अब तो सबक हासिल करो। मेरे दिमाग की गहराई में झांक कर देखो, मैं तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन तुम बार बार मुझे फरेब देते हो। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कह देते हो, जाने कैसी हेरा फेरी करते रहते हो। ऐसे में कोई औरत अगर अपने मर्द पर शुबा करे तो ये जुर्म नहीं है, औरत को इसका हक पहुंचता है। अच्छा, तुम अपना हक इस्तेमाल करो। मैं वहां के वक्त के मुताबिक 1 बजे पहुंचूंगा। तुम्हारी रिहाई के इंतजामात किए जा रही हैं, लेकिन तुम अपने आप को इसी तरह बेबस मजबूर जाहिर करती रहो, वरना तुम्हारे इत्मीनान देखकर जॉन स्टीवर्ट और मोहतात हो जाएगा। मैं थोड़ी देर तक उसे तसल्लियां देता रहा, दिल भरी की बातें करता रहा। वो खुश हो गई। मैंने रुखसत होते हुए कहा, देखो तुम खुश नजर आ रही हो, मुस्कुरा रही हो। मुस्कुराओ नहीं, अपने चेहरे पर संजीदगी और परेशानी पैदा करो। दूसरे लम्हे वो परेशान नजर आने लगी। मैं उससे रुखसत हो गया। सर उठाकर देखा तो मंजाली सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझसे नजरें मिलती ही गहरी सांस लेकर बोली, जानती हैं क्या वक्त हो रहा है? आपने कहा था थोड़ी देर बाद गुस्ल करके नाश्ता करेंगे। अब 9 बज रहे हैं। 1 घंटे बाद इजलास मुनाकिद होने वाला है और आपको वहां दिमागी तौर पर हाजिर रहना है। मैं वहां से उठ गया। हम दोनों लॉन से गुजरते हुए कोठी के अंदर आए। बेडरूम में पहुंचकर मंजाली ने पूछा, आपके लिए कौन सा लिबास निकालूं? घर में आराम करेंगे या बाहर निकलने का कोई चांस है? पता नहीं इजलास में ऊंट किस करवट बैठता है। अपनी मर्जी के मुताबिक ना बैठे तो शायद हमें इस रहायशगाह से बाहर निकलना पड़े। मैं गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चला आया। मंजाली मुझे अपने दिमाग में महसूस कर रही थी और मेरी अलमारी से मेरे लिए लिबास का इंतखाब करते हुए मुस्कुरा रही थी। यकीनन बहुत ही ज़हीन और मौका शनास थी। जानती थी कि अचानक रिहायशगाह से बाहर निकलना पड़े तो हमें पूरी तरह एक्शन में रहना होगा, इसलिए उसने पतलून और हाफ आस्तीन की बुनियाद निकाल ली थी। एहतियातन जैकेट निकाल कर रख लिया था। मैं शेव करने लगा। जिंदगी के किसी बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना हो, किसी कड़ी आजमाइशों का सामना हो या कोई अहम फैसला करना हो तो यकीनन ऐसे मामलात पर पूरी तवज्जो से गौर करना चाहिए और फैसले के लिए जरूरी नुकात अपने जहन में रखने चाहिए। और अगर कोई बात समझने से रह गई हो तो उसे हालात पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसके लिए लाजमी है कि आदमी का जहन पुरसुकून और तरोताजा रहे, ताकि बर वक्त कोई फैसला करने की घड़ी आए तो हाजिर दिमागी से फैसला हो सके। मैं अपने दिमाग को तरोताजा रखने की गर्ज से किरपा दान के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त किरपा मुसीबत में था। एक होटल का मैनेजर उसके गिरबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए कह रहा था, यू नॉनसेंस, जब तुम्हारी जेब में पैसे नहीं थे तो तुमने इतने बड़े होटल में आकर नाश्ता करने की जुर्रत कैसे की? किरपा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझसे मुतासिर नहीं हो?
मैनेजर ने झुंझला कर पूछा, कैसे मुतासिर हो सकता हूँ, तुम में क्या खूबी है? अरे वाह, जब मैं इस होटल में दाखिल हो रहा था तो मैंने टेलीपैथी के जरिए तुमसे कहा था कि मुस्कुराओ, तो तुम मुझे देखते ही मुस्कुरा दिए थे। अरे ओ गधे, मैं तो हर आने वाले ग्राहक को देखकर मुस्कुराता हूँ, मैनेजर ने कहा। ये क्या बात हुई? अरे भाई गिरेबान तो छोड़ो, पहले मेरी बात तो सुन लो। यहाँ मुफ्त खाने वालों की बात नहीं सुनी जाती, बात सुनाई जाती है। अच्छा, बात भी सुना देना, लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि जब मैं मेज पर जाकर बैठ गया तो मैंने बैरे को अपनी जुबान से ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि सोच के जरिए हुक्म दिया कि 4 पूरियां, 1 पाव हलवा और 1 गरम चाय, और वो चला गया। जब वापस आया तो मेरे ऑर्डर के मुताबिक वही चीजें थी। मैनेजर ने होटल में दूर तक बैठे हुए लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी पूरियां हलवा खाती हैं। इस होटल में सुबह के वक्त सिर्फ यही चीजें मिलती हैं। हमारे बैरे हर ग्राहक के सामने पहले 4 पूरियां, थोड़ी सी भाजी और थोड़ा सा हलवा लाकर रखती हैं। खाने वालों को मजीद जरूरत हो तो फिर वो दोबारा ऑर्डर देती हैं, और पूरियां खाने के बाद चाय तो लाजमी होती है। और अगर तुम्हारे सामने भी ये चीजें लाकर रखी गई थी तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि तुम टेलीपैथी जानते हो। कृपा ने बेबसी से मैनेजर की तरफ देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी टेलीपैथी की सलाहियत अचानक क्यों खत्म हो गई। उधर मैनेजर ने गुस्से से कहा, जब से बर्मा में फरहाद अली तैमूर का चर्चा होने लगा है, लोगों में सरासीमगी फैल गई है। कुछ लोग उसे आसेब कहते हैं और कुछ लोगों ने उसे अपना हीरो बना रखा है। और ये देखें हीरो की सूरत, फरहाद अली तैमूर बनकर मुफ्त नाश्ता करने आए हैं। नाश्ता तो मुफ्त हो चुका, अब जरा जूते भी मुफ्त लग जाएं। उसने एक बैरे को आवाज देकर बुलाया। जब वो करीब आया तो उसने कहा, अपने पांव से जूता उतारो और इसके सर पर लगाओ। होटल के तमाम लोग तमाशा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि एक भूखे शख्स को नाश्ता करने पर जूते लगाए जाएं। नाश्ते का बिल कोई भी अदा कर दे, मैनेजर को एतराज नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने मैनेजर की जुबान से कहा, जनाब आज आप बिल अदा करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसों के लिए हम इबरतनाक मिसाल कायम करना चाहते हैं ताकि आइंदा कोई मुफ्त खाने के लिए ना आए। फिर उसने बैरे से पूछा, देखते क्या हो, मारो जूते। उससे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या और नंबर क्या है? बैरे ने ताज्जुब से कहा, मैनेजर साहब आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मेरा नाम रशीद है और मैं बैरा नंबर 1 हूँ। दरअसल मैं उस बैरे की आवाज सुनना चाहता था। फिर रशीद ने जूते को अपने हाथ में तोला और देखते ही देखते उसने तड़ाक से मैनेजर के सर पर जमा दिया। मैनेजर एकदम से बौखलाकर पीछे हटा, फिर गुस्से की शिद्दत से तिलमिलाते हुए बोला, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और जूते मार मार कर होटल से निकाल दूंगा। रशीद ने कहा, जनाब बुरा क्यों मानती हैं, मैं बैरा नंबर 1 हूँ, इसलिए अभी सिर्फ एक जूता मारा है। फिर उसने जोर से आवाज दी, बैरा नंबर 2 इधर आओ। वो दौड़ता हुआ उनके करीब गया। फिर रशीद ने पूछा, अपना नाम बताओ, अपनी आवाज सुनाओ। बैरा नंबर 2 ने कहा, मेरा नाम विक्टर है। उसकी आवाज सुनते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने भी अपने पांव से जूता निकाला, फिर मैनेजर का गिरेबान पकड़कर तड़ातड़ 2 जूते लगा दिए। इसके बाद पीछे हटकर बोला, मुझे अफसोस है, मेरा नंबर सिर्फ 2 है, मैं 2 से आगे नहीं बढ़ सकता। फिर विक्टर ने जोर से आवाज दी, बैरा नंबर 3। उसकी आवाज देते ही मैनेजर उछलकर काउंटर के ऊपर चढ़ गया। फिर खौफजदा होकर बोला, ये तुम लोगों को हो क्या गया है? मैं तुम लोगों का मैनेजर हूँ, होटल का आधा मालिक हूँ। मैं तुम सबको गोली मार दूंगा, तुम सब पागल हो गए हो। होटल में मौजूद तमाम लोग भी अपनी अपनी जगह उठकर खड़े हो गए थे और हैरानी से ये तमाशा देख रहे थे। अचानक कृपा ने भी छलांग लगाई और काउंटर पर चढ़कर कहका लगाते हुए कहा, यह है टेलीपैथी, इसको कहते हैं कृपादान की टेलीपैथी। मैनेजर ने पहले तो बेयकीनी से कृपादान की तरफ देखा, फिर नीचे खड़े हुए दोनों बैरों के हाथ में जूते देखे। इसके फौरन बाद ही हाथ जोड़कर कहने लगा, अगर यह टेलीपैथी है तो मैं सबके सामने हाथ जोड़कर मुआफी मांगता हूँ। कृपा ने सर हिलाकर सीना तान कर पूछा, क्या मेरा गिरेबान पकड़ोगे? नहीं, हरगिज नहीं। क्या मुझे जूते मारोगे? मेरे बाप की भी मजाल नहीं है। कृपा ने कहा, यह कितने शर्म की बात है कि रंगून की लाखों की आबादी में अगर 2-4 भूखे तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं, तो तुम उन्हें कुछ खिलाने की बजाय जूते मारते हो। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। आप चाहें तो रोज 3 वक्त आकर इस होटल में खा सकती हैं। यहाँ आपको रहने के लिए एक अच्छा कमरा भी दे दिया जाएगा। कृपा ने कहा, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ, बस यूं ही टहलता हुआ नाश्ता करने आ गया था।
लेकिन याद रखो, आज से तुम रोजाना 5 भूखे अफराद को मुफ्त तीनों वक्त खाना खिलाया करोगे। मैं वादा करता हूँ, रोजाना 5 अफराद को तीनों वक्त मुफ्त खिलाया करूंगा। मैं गुस्ल वगैरह से फारिग हो चुका था, तौलिए से बदन पहुंच रहा था। मैंने सोचा अब अपनी जगह हाजिर रहना चाहिए। काफी तफरीह हो चुकी है, लेकिन कृपा के दिमाग को छोड़ने से पहले ही मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। किसी ने कृपा के शाने पर हाथ रखकर हैरानी से पूछा, कृपा दान, क्या वाकई तुम टेलीपैथी जानते हो? पूछने वाला कैप्टन मूरो शान था, वही कैप्टन मूरो शान जिससे पिछले दिनों मेरी दोस्ती हुई थी। मैंने मीनस होटल में बुधावा और रिश्वतखोर पुलिस इंस्पेक्टर को इसी कैप्टन के हाथों गिरफ्तार करवाया था और वादा किया था कि आलमी सतह पर एक खतरनाक तंजीम गोल्डन रैकेट के सरबराह तक पहुंचने में उसकी मदद करूंगा। गोल्डन रैकेट की शाखें दुनिया के बेशुमार ममालिक में कायम थीं और हर शाख अपने मुल्क के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में मुनशियात की लानत को फैलाती रहती थी। बहरहाल गोल्डन रैकेट के मामलात अभी जरा दूर थे। उस वक्त कैप्टन मूरो शान ने हैरानी से कहा, कृपा, तुम एक करोड़पति बाप के बेटे हो और यहाँ मुफ्त नाश्ता करने आए थे। आखिर ये क्या हमाकत है? क्या ये दुरुस्त है कि तुम वाकई नीम पागल हो? फिर कैप्टन ने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए और खास तौर पर मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, ये यहाँ के बहुत बड़े सरमायादार बर्मीज टोबैको कंपनी के मालिक चिंतागुनी के बड़े साहिबजादी हैं। मैं चिंतागुनी का नाम सुनते ही चौंक गया, क्योंकि गोल्डन रैकेट के सिलसिले में चिंतागुनी का नाम भी किसी न किसी हैसियत से लिया जाता था। कृपा ने कहा, कैप्टन, मैं नीम पागल नहीं हूं, मैं टेलीपैथी जानता हूं। कहो तो अभी तुम्हारे दिमाग में घुसकर बताऊं? कैप्टन ने उसे थपकते हुए कहा, मेरे साथ आओ। फिर वो कृपा का बाजू पकड़कर लोगों की भीड़ से गुजरकर होटल से बाहर आया। वहां उसने कृपा को सर से पांव तक बेयकीनी से देखते हुए पूछा, क्या होटल में जो कुछ हो रहा था वाकई तुम्हारी टेलीपैथी का कमाल था? तुम ये इल्म जानते हो? बेशक जानता हूँ, वरना ये तमाशा कैसे होता? अगर जानते हो तो साबित करो और अभी मिस्टर फरहाद अली तैमूर से राब्ता कायम करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कृपा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे मुझसे राब्ता कायम करना चाहता हो। कैप्टन मूरो शाह ने कहा, यहाँ फुटपाथ पर नहीं, मेरी कार में चलो। उसने उसे लाकर कार की पिछली सीट पर बिठा दिया। वहां कृपा ने बैठकर आंखें बंद कर ली। उसकी ख्वाबगाह में मेरी बड़ी सी तस्वीर थी। वो मेरी तस्वीर और मेरी आंखों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर चुका था। उस वक्त अपने तस्वुर में मुझे देख रहा था और मेरी आंखों के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके दिमाग में कहा, ये कौन मेरे दिमाग में पहुंच रहा है? ताज्जुब है, फरहाद अली तैमूर के दिमाग में भी पहुंचने वाला कोई पैदा हो गया है। वो मेरी सोच की लहरों को सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। आंखें खोलकर बोला, मैंने फरहाद साहब से राब्ता कायम कर लिया है, जरा ठहरिए। ये कहकर उसने फिर आंखें बंद कर ली, फिर अपनी सोच की लहरों को मेरे दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा। उसके फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि सोच की लहरें कैसे दूसरे के दिमाग में पहुंचती हैं। बस एक तसव्वुर कायम हो गया था कि जिस तरह नूर की किरणें बारीक धार की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, उसी तरह सोच की कुव्वत भी पहुंच जाती है। बहरहाल मैंने कहा, कौन हो तुम? कौन हो? मेरे दिमाग में कौन आया है? उसने आजिजी से कहा, जनाब फरहाद अली तैमूर साहब, मैं आपका एक अदना सेवक हूँ, आपका पुजारी हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। आज मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि अपनी टेलीपैथी की सलाहियत के जरिए आप तक पहुंच रहा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए लेकिन जरा रोब से पूछा, क्या चाहते हो? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। अपनी माँ के कदमों में रहो, वहां जन्नत है। वो तो है, लेकिन मैं आपको देवता समझता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तुम्हारे धर्म में जितने देवता हैं, क्या उन सब की पूजा कर ली है? हाँ, मैं सबको मानता हूँ। मानने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे यहाँ लाखों देवता हैं, पहले उनकी पूजा करते हुए आओ, मेरा नंबर आखिर में है। वो जरा परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि मुझे किस तरह कायल करे, खुद को किस तरह मेरे करीब लाए। उसी वक्त कैप्टन मूरो शान ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारी टेलीपैथी को? क्या मिस्टर फरहाद अली तैमूर से राब्ता कायम नहीं हो रहा? उसने आंखें खोलकर झुंझलाते हुए कहा, जरा तो सब्र करें, मैं फरहाद साहब से बात कर रहा हूँ। उसने फिर आंखें बंद कर ली। मेरे दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब ना हो सका। उसे सोच के जरिए पहुंचना आता ही नहीं था। कामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। परेशान होकर ऊ करने लगा, जैसे अंदर ही अंदर जोर लगा रहा हो, दिमाग को मेरे पास पहुंचा रहा हो। फिर वो थक गया। उसने सोच के जरिए मुझे आवाज दी और मैंने कैप्टन मूरो शान के दिमाग में पहुंचकर कहा, कैप्टन, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। ये जो आपके पास बैठा हुए वाकई कुछ खबती है। इससे खुश फहमी में मुब्तला है कि टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल कर चुका है।
जबकि मैंने इसे होटल में जलील होने से बचाया था। बहरहाल आप इसे अपने साथ ले जाएं। ये चिंतागुनी के खुफिया मामला तक पहुंचने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा। मैं आपसे बाद में राब्ता कायम करूंगा। फरहाद साहिब, अभी थोड़ी देर बाद आपके सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हो रहा है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मुझे आपसे जितनी हमदर्दी और मोहब्बत है मैं उसका इजहार जुबान से नहीं कर सकता। मैंने सुना है आपकी एक हमशीरा को और चंद रिश्तेदारों को इन जालिमों ने हलाक कर दिया है। इस सिलसिले में फिर बात होगी। अब आप मुझे इजाजत दें, इसी इजलास में मुलाकात होगी। मैं किरपा के दिमाग में आया। फिर मैंने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक गया, खुश हो गया। मैंने कहा, देखो किरपा, तुम अभी टेलीपैथी के मामले में कच्चे हो। ये खबत अपने दिमाग से निकाल दो। फरहाद साहिब, आप मेरी जान ले लें, लेकिन टेलीपैथी के मामले में मुझे मायूस न करें। मैं आपके चरणों में रहकर ये इल्म पूरी तरह हासिल करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मेरे साथ क्या होता है। कभी मैं सोच के जरिए राब्ता कायम कर लेता हूँ, कभी किसी को अपना फर्मा बरदार बना लेता हूँ और कभी नाकाम होकर जूते खाने की नौबत आ जाती है। मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब तुम्हारी टेलीपैथी शाम तक तुम्हारे काम नहीं आएगी। शाम को किसी वक्त तुम्हारे दिमाग में आकर बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी कमजोरी है और तुम किस वक्त टेलीपैथी के जरिए कोई काम कर सकते हो। बस अब कैप्टन मूरोशान के साथ चले जाओ। मैंने उससे दिमागी राब्ता खत्म कर दिया, लिबास तब्दील किया, फिर मंजाली के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने लगा। मैंने सिर्फ 2 बातें करने के लिए एंजेलो से राब्ता कायम किया। उससे पूछा, इजलास के सिलसिले में क्या हो रहा है। उसने जवाब दिया, 25 मिनट के बाद इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ बर्मा की इमारत के एक बहुत बड़े हॉल में तमाम अहम अफराद जमा हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। मैंने राब्ता खत्म कर दिया। मंजाली ने पूछा, क्या फुर्सत है। हाँ, 25 मिनट तक फुर्सत है, लेकिन ठहरो, मैं मालूम कर लूं कि सोनिया कब तक लाहौर पहुंचेगी। मैंने सोनिया से पूछा। उसने बताया, 2 घंटे बाद मैं एक त्यारे में रवाना हो जाऊंगी। शायद वहां के वक्त के मुताबिक शाम के 6-7 बजे लाहौर पहुंच जाऊं। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए यहाँ के इजलास में शरीक होने जा रहा हूँ। फुर्सत मिलते ही तुमसे राब्ता कायम करूंगा, फिर मालूम करूंगा कि तुम किस मेकअप में, किस रूप में लाहौर पहुंचने वाली हो। उसी के मुताबिक मैं शाहीना और सईद साहब को तुम्हारे मुत्तल्लिक इतला दूंगा। मैंने उससे राब्ता खत्म किया। मंजाली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब 20 मिनट के लिए सिर्फ तुम्हारे पास हूँ। जितनी बातें करना चाहो करती रहो। वो खुश हो गई, खूब इधर उधर की बातें करने लगी। बड़ी ज़हीन थी, मेरे मौजूदा मसाइल पर गुफ्तगू नहीं कर रही थी। चाहती थी कि मेरा ज़हन इधर उधर की बातों से बहलता रहे। चाय पीने का वक्त आया तो 25 मिनट गुजर चुके थे। मैं चाय की प्याली सामने रखकर कैप्टन मूरोशान के दिमाग में पहुंच गया, लेकिन उसे मुखातिब नहीं किया। चुपचाप उसके जरिए वहां का जायजा लेने लगा। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ बर्मा की इमारत के एक बड़े हॉल में बर्मा के आला हुक्काम, पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसरान मौजूद थे। इनके अलावा यहूदी तंजीम के आला ओहदेदारान वहां बैठे हुए थे। वो सब एक लंबी सी मेज के तरफ थे। उनके करीब एक दीवार की तरफ बड़ा सा ट्रांसमीटर और रिकॉर्डर वगैरह रखे हुए थे, ताकि मैं वहां ख्याल ख्वानी के जरिए किसी को अपना मामूल बनाकर गुफ्तगू करूं तो मेरी आवाज रिकॉर्ड की जाए। वहां रंगून का मास्टर और बॉस एंजेलो वगैरह भी मौजूद थे। अगरचे वो हमा वक्त मेरी मदद करने के लिए तैयार रहते थे, मेरे लिए हर तरह की सहूलतें फराहम करते रहते थे, ताहम वो खुलकर मेरे दुश्मनों के सामने मेरी हमायत नहीं कर सकते थे। इनके अलावा पाकिस्तानी सफारत खाने के एक नुमाइंदे मिस्टर अनायत हुसैन बैठे हुए थे। इस बड़े से हॉल के बाहर सिपाहियों के अलावा प्रेस, फोटोग्राफर, रिपोर्टर वगैरह मौजूद थे। वो भी मालूम करना चाहते थे कि रंगून में अमन और अमान कायम करने के सिलसिले में वहां के हुक्काम और पुलिस अफसरान क्या कर रहे हैं। इनके अलावा आला हुक्काम के दूसरे असिस्टेंट और खिदमतगार यहूदियों के कुछ खुफिया साथी हॉल के बाहर मौजूद थे। मैंने ये मालूमात हासिल करने के दौरान चाय की प्याली खाली की, फिर मंजाली से रुखसत होकर अपने बेडरूम में आया। वहां आराम से लेटकर मैं एक पुलिस ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गया। फिर मैंने उसे चुपके से कहा, मैं आ गया हूं। उसने अपनी जगह से उठकर गवर्नर के चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, मिस्टर फरहाद अली तैमूर आ चुकी हैं। उसने चौंक कर पूछा, कहाँ हैं? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो इस वक्त मेरे दिमाग में मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी ने हैरानी से उसे देखा, फिर बेयकीनी से कहा, अजीब बात है, मैं यही देखने आया हूं कि ये फरहाद अली तैमूर दिमाग में कैसे मौजूद रहते हैं। मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा, आप उनसे कह दें अभी फरहाद उनके दिमाग में पहुंच रहा है और वो भी बाहर खड़े हुए एक मुसल्ला गार्ड को तलब करेंगे। इस बात को ऑफिसर ने दोहराया।
चीफ सेक्रेटरी ने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे क्या जरूरत है, मैं किसी मुसल्ला गार्ड को तलब नहीं करूंगा। दूसरे लम्हे उसने घंटी बजाई, फिर हुक्म दिया कि बाहर खड़े हुए एक मुसल्ला गार्ड को बुलाया जाए। हुक्म की तामील हुई, दरवाजा खोला गया, एक मुसल्ला गार्ड अंदर दाखिल हुआ। मैंने चीफ सेक्रेटरी के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। उसने हैरानी से उस मुसल्ला मुहाफिज को देखा, फिर अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखा। मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा नहीं जमाया था, सिर्फ इस हद तक उसके दिमाग को काबू में रखा था कि वो बेख्तियार वही कुछ करे जिसका मैं दावा कर चुका हूँ। फिर उसने हैरानी से पूछा, क्या मैंने इसे तलब किया है? आसपास बैठे हुए अफराद ने इस बात की गवाही दी। तब उसने कायल होकर कहा, अच्छी बात है, मैं तस्लीम कर चुका हूँ, वाकई टेलीपैथी एक अजीबोगरीब इल्म है, और अब तुम वापस जाओ। उसने मुसल्ला मुहाफिज को वापस जाने के लिए कहा। फिर पुलिस ऑफिसर को देखकर जैसे मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, ये बेहतर होता कि आप बनफ्से नफीस यहाँ मौजूद होते। वो मुसल्ला मुहाफिज जा रहा था, दरवाजे के पास पहुंचकर पलट गया। फिर उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वहां से मेज की तरफ आते हुए बोला, जनाब, फरहाद अली तैमूर आपके सामने हाजिर है। सबने उसे चौंक कर देखा। फिर चीफ सेक्रेटरी ने नागवारी से कहा, यू गेट आउट, मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था। मैंने उसकी जुबान से कहा, इस मुसल्ला मुहाफिज का जिस्म आपके सामने खड़ा है, लेकिन दिमाग फरहाद अली तैमूर का है। आपने अभी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे यहाँ मौजूद रहना चाहिए। क्या ये काफी नहीं है कि मेरा दिमाग यहाँ मौजूद है? और इंसान की पहचान दिमाग से होती है, वरना जिस्म तो जानवरों के पास भी होता है। चंद लम्हात के लिए सबको चुप लग गई। फिर इनायत हुसैन ने कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। वैसे आपको अपनी असली सूरत और अपनी जात के सरापे के साथ यहाँ मौजूद होना चाहिए। मैं आपकी सलामती की जमानत देता हूँ, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने उस मुसल्ला गार्ड के चेहरे से मुस्कुराहट जाहिर करते हुए कहा, मिस्टर इनायत हुसैन, मैं जानता हूँ आप मेरे हमवतन हैं, मेरी हिफाजत करेंगे, लेकिन रंगून के पुलिस अफसरान भी फर्ज शनास हैं। उन्होंने मुझे कॉटेज में रखकर मेरी हिफाजत में कोई दकीका फरोग गुजाश्त नहीं किया था, हर तरह से चौकन्ना थे। इसके बावजूद दुश्मनों ने मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। वो मुसल्ला मुहाफिज आगे बढ़ता हुआ मेज के करीब आया, फिर एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। इसके बाद मैं उसकी आवाज में कहने लगा, जब मैं पाकिस्तान में अपनी शरीक हयात रसवंती के साथ था और रसवंती जेरे इलाज थी, उस वक्त यहूदियों ने मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम आयद किया। इल्जाम यह था कि मैंने रसवंती को अगवा किया है और रसवंती का ताल्लुक यहूदी तंजीम से है। ये मामला इस कदर आगे बढ़ा कि मुझे अपने ही वतन से निकल जाना पड़ा, क्योंकि मेरी बीवी दिमागी तौर पर मफलूज हो चुकी थी। वो मेरी हिमायत में बयान नहीं दे सकती थी। मिस्टर इनायत हुसैन, मेरे कहने का मकसद यह है कि मैं अपने वतन में भी दुश्मनों की साजिश के बायस महफूज नहीं रह सका और न ही मेरी मोहब्बत करने वाले अफसरान मेरी हिफाजत कर सके। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर मैंने कहा, यहाँ रंगून में जब मेरी बीवी की याददाश्त वापस आ गई और वो मेरी हिमायत में बयान देने के काबिल हो गई, तो इन यहूदियों ने दोस्ताना जज्बे का इजहार किया और मुकदमा वापस ले लिया। रसवंती को बड़ी अय्यारी से अपने पास बुलाकर रख लिया। अय्यारी ये थी कि उन्होंने एक बच्चे को पारस बनाकर उसकी गोद में डाल दिया। ये साबित कर दिया कि वही उसका बेटा है और मैंने उसके बेटे को उससे दूर कर दिया है, जबकि मैंने अपने बेटे को उन यहूदी दुश्मनों से महफूज रखने के लिए फ्रांस के बाबा फरीद वास्ती के इदारे में रखा था। यहूदी तंजीम के सरबराह डॉन फ्रेज ने कहा, यह झूठ है, पारस वही है जो आज भी रसवंती की गोद में है। चीफ सेक्रेटरी ने हाथ उठाकर कहा, मिस्टर डॉन फ्रेज, आप मदाखलत न करें, पहले मिस्टर फरहाद को अपना बयान मुकम्मल कर लेने दें। मैंने फिर उसी मुसल्ला मुहाफिज को जुबान से कहा, इन लोगों ने मेरी सबसे अहम साथी सोनिया को पारस के साथ इख्तियार में सफर करने के दौरान हलाक कर दिया। उधर रसवंती को ये यकीन दिलाया कि उसका बेटा जिंदा है और उसी की गोद में है। इन्होंने ऐसी अय्यारी और ऐसी मक्कारी की है जो इन्हीं के हिस्से में आती है। मैंने जरा तवक्कुफ के बाद कहा, आप इन लोगों से सवाल करें, अगर मैंने रसवंती को अगवा किया था तो इन्होंने रंगून में वो मुकदमा वापस क्यों लिया? और अगर रसवंती ने मिल गई थी और इनकी साथी थी तो उसे उसकी मर्जी के खिलाफ बेहोश करके चुपचाप रंगून से बाहर क्यों ले गए? और उसे रंगून से बाहर ले जाने के लिए नाजायज तौर पर हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया? बरमी हुकाम को उसकी इतला क्यों नहीं दी? मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अब रसवंती मेरी हिमायत में बयान देने को तैयार है तो ये यहूदी आपके सामने उसे क्यों नहीं हाजिर करते? चीफ सेक्रेटरी ने डॉन फ्रेज से यही सवाल किया। इन बातों का कोई माकूल जवाब हो नहीं सकता था। रसवंती को हेलीकॉप्टर के जरिए
नाजायज तौर पर बर्मा से बाहर ले जाया गया था। उसकी इतला यहाँ के हुक्काम को नहीं दी गई थी। फिर ये कि रसवंती अगर उनकी तंजीम से ताल्लुक रखती थी तो मुझसे दूर क्यों ले गए? मुझसे क्या खतरा था? अगर खतरा था तो ये बात कैसे तस्लीम करें कि पारस रसवंती का बेटा है, जबकि पारस मेरा भी बेटा है और उस पारस के ताल्लुक से रसवंती मेरी बीवी है, उनकी तंजीम की फर्द नहीं है। डॉन फ्रेजर ने खंखार कर गला साफ करते हुए कहा, हम तस्लीम करते हैं कि रसवंती फरहाद की बीवी है और पारस उनका बेटा है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हमने सोनिया के साथ पारस को हलाक किया है। पारस जिंदा है और वो रसवंती के पास है। वो सरासर झूठ बोल रहा था, लेकिन मैं सब्र से सुनता रहा। मदाखलत की इजाजत नहीं थी। डॉन फ्रेज ने कहा, हम रसवंती को फरहाद से इसलिए दूर ले गए हैं कि उसे यरगमाल बनाकर रखें और फरहाद को ये मौका न दें कि वो हम में से किसी को नुकसान पहुंचाए। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने कहा, लेकिन मिस्टर फ्रेज, इस तरह आप लोगों ने मिस्टर फरहाद को मुश्तिल कर दिया और इसी वजह से उन्होंने आप लोगों को मारना शुरू कर दिया। डॉन फ्रेज ने कहा, हाँ ऐसा जरूर हुआ है। हम फरहाद को बताना चाहते थे कि वो मुश्तिल होकर हमको मार सकते हैं तो हम उसके अहम रिश्तों को खत्म कर सकती हैं। सोनिया मर चुकी है और इसी इश्तियाल अंगेजी में इसके मुंह बोले रिश्ते के भाई बहन खत्म हो गए। फरहाद को इससे सबक हासिल करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने मेज पर हाथ मारकर कहा, किसी को भी सबक सिखलाने के लिए क्या हमारे ही मुल्क रह गया है? आप लोग यहाँ एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां क्यों कर रहे हैं? इन मामलात में सरासर आप लोगों का इंटरेस्ट है। मिस्टर फरहाद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है और बहुत ज्यादा मुश्तिल किया जा रहा है। हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि मिसेज रसवंती को फौरन वापस लाया जाए या फिर आप लोग ये मुल्क छोड़ दें। टोनी बेकर ने कहा, जनाब आप इतनी जल्दी फैसला न सुनाएं, फिलहाल अपने फैसले को महफूज रखें और मिस्टर फरहाद से दरख्वास्त करें कि पेरिस के मिस्टर मोशिया लेस्ट्रो से राब्ता कायम करें। वो उनसे अहम मामला तय करना चाहती हैं। अगर मिस्टर फरहाद से कोई समझौता ना हुआ तो आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर। हम ये मुल्क छोड़ देंगे, शायद ना छोड़ सकें, क्योंकि फरहाद अपने चैलेंज के मुताबिक दिन के 12 बजे हमें खत्म कर देगा। मैंने उस मुसल्ला मुहाफिज की जुबान से कहा, मिस्टर अनायत हुसैन, मैं टोनी बेकर की फरमाइश के मुताबिक अभी पेरिस जा रहा हूँ। वहां जो भी मामला तय होंगे वो मैं अभी आकर बताऊंगा। मेरी बात सुनते ही चीफ सेक्रेटरी ने नागवारी से कहा, यह क्या बात हुई? हमने यहाँ इजलास मुनक्कद किया है और अभी आप पेरिस जाना चाहती हैं? क्या हम मामूली लोग हैं? हमारा वक्त बहुत कीमती है। मैं आपको वहां जाने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। फिर उसने पुलिस ऑफिसर से मुखातिब होते हुए कहा, आप तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दें। खुश्की के रास्ते से, बहरी रास्ते से या फिजाई रास्ते से जो भी मुसाफिर जा रहे हैं उन्हें चेक किया जाए। मिस्टर फरहाद अली तैमूर यहाँ से निकलने ना पाए। सब चुपचाप सुन रहे थे। चीफ सेक्रेटरी की बात खत्म होते ही कैप्टन मूरो शॉ ने कहा, जनाब आप गलत समझ रहे हैं। फरहाद साहब बर्मा से बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अभी जिस रिहाइशगाह में मौजूद होंगे वहां से भी बाहर नहीं निकलेंगे। आप भूल रहे हैं, वो टेलीपैथी जानती हैं। ख्याल ख्वानी के जरिए पलक झपकते ही पेरिस पहुंच जाएंगे और पलक झपकते ही यहाँ वापस आ जाएंगे। क्या? चीफ सेक्रेटरी का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने कैप्टन मूरो शॉन को बेयकीनी से देखा, फिर सवालिया नजरों से उस मुसल्ला मुहाफिज को देखा जिसकी जुबान से मैं गुफ्तगू कर रहा था। मुहाफिज ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ जनाब, मैं फरहाद अली तैमूर अभी आपके पास मौजूद हूँ। मैं यहीं बैठे बैठे पेरिस जा रहा हूँ और यहाँ बैठे बैठे वापस भी आ जाऊंगा। अगर पेरिस के यहूदियों ने मेरा ज्यादा वक्त नहीं लिया तो वादा करता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। चीफ सेक्रेटरी बेयकीनी से उसे देख रहा था जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। ऐसा तो ख्वाब ही होता है कि दुनिया जहान की सैर की और फिर उसी बिस्तर में पाए गए। मैं मोशिया लेस्ट्रो के दिमाग में पहुंच गया। वो लोग भी एक बड़े से हॉल में जमा थे। बहुत से लोग एक बड़ी सी मेज के अतराफ बैठे हुए गर्मा गर्म बहस में मसरूफ थे। बहस का मौजू मैं था, लेकिन वहां पेरिस के ना तो पुलिस वाले थे ना ही कोई सरकारी आदमी था। सभी यहूदी तंजीम से ताल्लुक रखते थे। मैंने मोशिया लेस्ट्रो, डॉन क्रेक और दूसरे चंद यहूदियों के मरने की खुशखबरी सुनाई थी और वह सब अंदर अंदर बुरी तरह से सहमे हुए थे। अगरचे उन्हें इत्मीनान दिलाया गया था कि फरहाद से यकीनन सौदेबाजी हो जाएगी। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा तो एक शख्स कह रहा था वो बहुत चालाक है। उसने ऐसी प्लानिंग की है कि शी सुपर के किले में होने वाले धमाकों और कत्लो गारत गरी के इल्जामात ना तो बाबा फरीद वास्ती के इदारे वालों पर आयद किए जा सके और न ही मरजाना को मुजरिमा साबित किया जा सके। मोशिया लेस्ट्रो झुंझलाकर सोच रहा था, जहन्नुम में गई मरजाना
और जहन्नुम में गए फरीद वास्ती के इदारे वाले। शी सुपर और डॉक्टर सैमुअल वगैरह के साथ जो होना था वो हो चुका। फरहाद जो हमारे साथ करने वाला है उस पर ये लोग बहस नहीं कर रहे। मैं ऐसा सोचते वक्त अपने सामने रखी हुई फाइल को देख रहा था। उसकी सोच कह रही थी फरहाद से जो मामला तय होने वाले हैं वो सब कुछ इस फाइल में मौजूद हैं। जब फरहाद मेरे या किसी के दिमाग में आएगा तो उससे इस फाइल के मुताबिक बात होगी। मोशे लेस्ट्रो मेरी मौजूदगी से बेखबर था। मैंने उसी की सोच में सवाल किया, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? इस फाइल में जो कुछ लिखा है वो बातें मुझे तकवीयत पहुंचाएंगी। शायद पढ़ते वक्त कुछ और ऐसे जरूरी नुकात समझ में आए जो फरहाद के सामने पेश किए जा सके और जिससे हमें फायदा पहुंचे। उसने कायल होकर फाइल को खोला। पहले सफ़े पर लिखा हुआ था, फरहाद से गुफ्तगू का आगाज करते वक्त जो कुछ उसे कहना उसके मुतल्लिक तमहीद बांधी जाए। उसे बैनुल अक़वामी हालात का मुख्तसर सा हाल सुनाकर समझाया जाए कि इस दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो अपनी अपनी जगह मुस्तहकम होने और फौजी ताकत में एक दूसरे से बरतर होने का दावा करने के बावजूद अपनी मनमानी हर मुकाम पर नहीं करते। वो हालात के मुताबिक किसी मुकाम पर किसी सुपर पावर से जेर होती हैं तो किसी दूसरे मुकाम पर दूसरे हालात के तहत उसी सुपर पावर के मुकाबले में जबरदस्त बन जाती हैं। फरहाद को भी ये समझाया जाए कि कोई भी मुल्क, कोई भी हुक्मरान या कोई भी गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला शख्स तन्हा जबरदस्त नहीं होता। उसकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं और दूसरे उन मजबूरियों से खेलना जानती हैं। लिहाजा कहीं कहीं मसलहत से काम लेना पड़ता है, कहीं झुकाना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। लिखा था, फरहाद को समझाया जाए कि हमारे मंसूबे में पारस को हलाक करने की बात हरगिज शामिल नहीं थी। फरहाद हमारी इस बात पर यकीन करे या ना करे, पारस को हम हर हाल में जिंदा रखना चाहते थे। दाना दुश्मन अपने मुखालिफ को जान से नहीं मारता, उसे सारी जिंदगी अजियतें पहुंचाने के लिए जिंदा रखता है। इसी तरह अगर पारस जिंदा रहता तो हम उसे यरगमाल के तौर पर अपने पास रखते और फरहाद की कमजोरियों से फायदा उठाकर अपनी बात मनवाते। लेकिन हमारे चंद नाअहल ओहदेदारों ने अपने तौर पर ऐसी मंसूबा बंदी की, पारस को सोनिया के साथ खत्म कर दिया। हालांकि हमारे मंसूबे में सोनिया को खत्म करके फरहाद को एक सबक सिखाना भी था। बहरहाल वो सबक हमने सिखा दिया। हम फरहाद से कम नहीं हैं और आइंदा भी उसके अजीज तरीन साथियों को एक एक करके खत्म कर सकती हैं। अभी फरहाद के बहुत से अहम मोहरे हमारी नजरों में हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि फरहाद अपनी बहन शाहीना को दिलो जान से चाहता है। आज फरहाद ने हमारे चंद अहम ओहदेदारों की मौत का वक्त मुकर्रर किया है। जिस दिन हम शाहीना की मौत बनकर उसकी शाहरग तक पहुंचेंगे, उस दिन फरहाद पागलों की तरह कपड़े फाड़ता अपने बालों को नोचता फिरेगा। हो सकता है उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ जाए। वाकई ये मुझे पागल कर देने वाली बात थी। शाहीना मेरी बहन सिर्फ मेरी जान ही नहीं, मेरी आन भी थी, मेरा गुरूर भी। मैं उसे अपनी बेटी समझता था। अगर उसकी जान के दुश्मन उसके करीब भी पहुंच जाते तो मैं तिलमिला जाता। शाहीना की मौत मेरी ज़हनी मौत होती और ज़हनी मौत के बाद आदमी पागल ही कहलाता है। फाइल में आगे लिखा था, हमारी फहरिस्त में फरहाद के अहम मोहरों के जो नाम है वो यूं हैं। शाहीनों को जानी नुकसान पहुंचाने से पहले उसकी नंद यानी सईद अहमद की शरीक हयात सलमा को मौत के घाट उतारेंगे। फिर उसके ससुराल वाले यके बाद दीगरे मरते चले जाएंगे और फरहाद बेबसी से ये तमाशा देखता रहेगा। अगर उसे इस बात का ज़ौम है कि वो उनकी हिफाजत करेगा तो सवाल पैदा होता है, कितने दिन, कितने माह, कितने सालों तक हिफाजती तदाबीर काम आएंगी। पहली बार हमने मरजाना की ब्रेन वॉशिंग की। बाबा फरीद वास्ती ने उसका तोड़ कर लिया। अब वो बूढ़ा दीनदार रूहानी अमल करने वाला नहीं रहा। मरजाना जब भी हमारे हाथ लगेगी वो फिर ज़हनी तौर पर बदल जाएगी। आज फरहाद की दोस्त है, कल उसकी बदतरीन दुश्मन होगी। ब्रेन वॉशिंग का ये अमल रसवंती के साथ भी होगा। उसकी ब्रेन वॉशिंग ऐसे तरीके से की जाएगी कि वो फरहाद की दोस्ती, रफाकत और मोहब्बत को भूल जाए, सिर्फ टेलीपैथी की सलाहियतें दोबारा हासिल कर ले। इस मसले पर ब्रेन वॉशिंग करने वाले हमारे माहिरीन गौर कर रहे हैं। आखिर में फरहाद अली तैमूर जरा अपने मुतल्लिक तवज्जो से कुछ जरूरी बातें सुन ले और जहन नशीन कर ले। मोशे लेस्ट्रो ने वर्क को उलट कर आगे पढ़ा। आगे लिखा हुआ था, मिस्टर फरहाद, हमने फैसला किया है कि अब हम अपनी दुआ से, दवा से और अपने तर्ज अमल से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखेंगे और तुम्हें भी रसवंती की तरह अपने लिए एक दिन जरूर इस्तेमाल करेंगे। हमारी तंजीमें हमसे पहले जो प्लान मेकर थे उन्होंने सिर्फ इंतकामी जज्बे के तहत सोचा और तुम्हारे पीछे कातिल लगा दिए, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब हमने तुम्हारे पीछे ऐसे शिकारियों को छोड़ रखा है जो तुम्हारे अतराफ अनदेखा जाल बिछा रहे हैं
और तुम्हें रफ्ता रफ्ता उस जाल में खींचते हुए हमारे पास ला रही हैं। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ये है धमकियां देने की बातें। जिस तरह तुम धमकियां देते रहे हो और उस पर अमल भी करते रहे हो, हम भी अमल करते हैं, लेकिन ये सिलसिला कब तक रहेगा? क्या हम मुसलसल अपने नुकसानात बर्दाश्त कर सकती हैं, या तुम वो नुकसानात बर्दाश्त कर सकते हो जिनका जिक्र अभी हमने किया है? अगर ये हम दोनों के लिए मुमकिन नहीं है तो फिर आओ हम कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिस पर चलकर हम आइंदा दोस्त बनकर रह सकें। एक बात और जहन में रखो, ऐसा रास्ता भी है कि अगर हम दोस्त बनकर ना रह सके तो कम से कम आपस की दुश्मनी को खत्म कर दें। मिस्टर फरहाद अली तैमूर, तुम अपने इस्लामी ममालिक में जाओ और उनके ख्यालात पढ़ो। ये ममालिक जोग्राफियाई लिहाज से बहुत बड़ी हैं। ये तमाम ममालिक दौलत में भी हमसे बढ़तर नहीं है तो कमतर भी नहीं है। तमाम इस्लामी ममालिक की मजमूई फौज किसी भी सुपर मुल्क की फौज के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। यानी ये ममालिक इस कदर ताकतवर होने के बावजूद हमसे दुश्मनी नहीं करते हैं। अगर हम किसी एक इस्लामी मुल्क पर हमला करते हैं या उनकी जमीन पर कब्जा जमाते हैं तो वो उस इस्लामी मुल्क को ना तो फौजी इमदाद देते हैं ना माली इमदाद पहुंचाते हैं, सिर्फ इखलाकी तौर पर हमदर्दी करते हैं और हमारी मुजम्मत जुबानी तौर पर करते रहेंगे। इससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक इसी तरह हमारे और तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो सकता है। तुम हमारी जुबानी मुजम्मत करते रहो, जिस कदर चाहो हम पर कीचड़ उछालते रहो, लेकिन हमें जानी और माली नुकसान ना पहुंचाओ। इसके लिए हम इस बात की जमानत देते हैं कि तुम्हारे मुल्क में कभी कोई तखरीबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस सिलसिले में जिस तरह की जमानत चाहो हम देने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें फैसला करने के लिए बुनियादी तौर पर दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। अव्वल तो ये कि तुमने समझौते की राह इख्तियार न की, हमसे कोई दोस्ताना मुआहिदा ना किया, तो रिश्तों के एतबार से तुम्हें जो नुकसान पहुंचेगा उसकी इब्तदा शाहीना के ससुराल से होगी। उसके बाद दूसरे रिश्तेदार तुम्हारे गलत फैसले की सजा भुगतना शुरू कर देंगे। दूसरी अहम बात तुम्हारी हुब्बुल वतनी की आजमाइश है। तुम्हारा दोस्ताना फैसला तुम्हारे मुल्क में अमन और अमान की जमानत होगा, वरना वहां जो भी तकरीबी कार्रवाइयां होंगी वो महज तुम्हारे फैसले की वजह से होंगी। इन दो बुनियादी बातों के अलावा तीसरी एक और बात ज़हन नशीन कर लो। इसके बाद हम तुम्हें किसी भी मुल्क में चैन से नहीं बैठने देंगे। जहां जाओगे उस मुल्क के हुक्मरां तुम्हें पनाह देने से इनकार कर देंगे। वहां के कानून के मुहाफिज तुम्हारे खिलाफ महाजराई करेंगे, हत्ता कि तुम अपने मुल्क में भी नहीं रह सकोगे। हम इसकी मिसाल पिछले दिनों पेश कर चुकी हैं। तुम्हें तुम्हारे ही मुल्क से निकालने वाले तुम्हारे खिलाफ और क्या कुछ कर सकते हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने रसवंती की वापसी की शर्त रखी है। ये शर्त हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी मंसूबाबंदी में ये बात बुनियादी हैसियत रखती है कि जिस जमीन पर हम कब्जा जमा लेते हैं उसे वापस नहीं करते। जिस फर्द को अपना लेते हैं उसे या तो मार डालते हैं या ताहयात अपना बनाकर रखते हैं और अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम रसवंती को दुश्मन नहीं समझेंगे, उसे ऐसा दोस्त बनाएंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। हमारी तरफ से तुम्हारे अजीजों को, खुसूसन सोनिया और पारस को जो नुकसान पहुंचा उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। लेकिन जंग और मोहब्बत में ऐसा होता है। तुम अपनी कितनी ही मोहब्बतें हमारे हाथों हार चुके हो और हम कितने ही बासलाहियत लोगों को तुम्हारी वजह से हमेशा के लिए खो चुकी हैं। ऐसा तो होता ही है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टर फरहाद अली तैमूर, हमें जो कुछ कहना था वो कह चुके। जवाबन जो कहना चाहोगे उसे हम मोशे लेस्ट्रो की जुबान से सुन लेंगे। यहाँ जो बातें होंगी वो हम तक नशर होती रहेंगी। हमने इसके इंतजामात कर लिए हैं। मोशे लेस्ट्रो ने फाइल को बंद कर दिया, फिर बेचैनी से सोचने लगा, क्या बात है, फरहाद अभी तक नहीं आया। क्या बात बिगड़ जाएगी? क्या वो हमारी शराइत तस्लीम नहीं करेगा? मौत हमारे लिए लाजमी हो जाएगी। उस वक्त मैं चुपचाप हालात का जायजा ले रहा था। मैंने जिस हद तक नहीं सोचा था उस हद तक दुश्मन पहुंच रहे थे, मुझे हर तरफ से घेर रहे थे। उन्होंने दोस्ती के लिए और दुश्मनी के लिए हर किस्म की बातें की थी। मुझे हर पहलू से गौर करने की दावत दी थी और मैं उनके बताए हुए पहलुओं पर गौर करता तो यकीनन उनकी तरफ झुकने ही वाली बात थी। मैं फिर मोशे लेस्ट्रो के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वहां एक शख्स ने आकर कहा, अभी ट्रांसमीटर के जरिए इत्तला मिली है कि मिस्टर फरहाद रंगून में होने वाली इजलास में मौजूद थे। अब वहां से मोशे लेस्ट्रो के पास आने की बात कहकर उस इजलास से गैर हाजिर हो गए हैं। उसकी बात खत्म होते ही मैंने उसकी जुबान से कहा, मैं हाजिर हो गया हूँ और अब मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। सब उसे चौंक कर देखने लगे। मैंने कहा, तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा
इसलिए अब मैं मोशे लेस्ट्रो के दिमाग में पहुंच रहा हूं। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो खौफ से थर थर कांप रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे मौत उसके अंदर समाने वाली हो। हालांकि मैं बहुत देर से उसकी बातें सुन रहा था। बस एहसास की बात होती है, मालूम ना हो तो पता ही नहीं चलता कि मौत हमारी शाहरग के करीब है। मैंने कहा, मोशे लेस्ट्रो, मैं आ गया हूं और तुम्हारे अंदर मौजूद हूं। वो फौरन ही एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बैठ जाओ, तुम मेरे एहतराम में नहीं बल्कि अपनी मौत की ताजीम में खड़े हो गए हो। वो बैठ गया। अपने साथियों से लरजती हुई आवाज में कहने लगा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर हमारे पास मौजूद हैं। मैं ये फाइल खोलकर पढ़ रहा हूँ। फिर उसने मुझे मुखातिब किया, जनाब आप सुन लीजिए, ये फाइल हमें अपनी सबसे बड़ी तंजीम काहाल के हेडक्वार्टर से मौसूल हुई है और हमें हुक्म दिया गया है कि इसे आपके सामने पढ़कर सुनाएं। मैंने वॉन क्रेग के दिमाग में पहुंचकर उसकी जुबान से कहा, इस वक्त मैं वॉन क्रेग के अंदर मौजूद हूँ और इसी के जरिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। मोशे लेस्ट्रो फाइल खोलने लगा। वॉन क्रेग की जुबान ने कहा, फाइल बंद कर दो, इसमें जो कुछ लिखा है उसे मैं पढ़ चुका हूँ। मोशे लेस्ट्रो ने सर उठाकर कहा, मिस्टर वॉन क्रेग, मैं आपको नहीं फरहाद अली तैमूर को सुना रहा हूँ। मैंने डांट कर कहा, मैं कह चुका हूँ इस वक्त वॉन क्रेग नहीं, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। उसने फौरन ही फाइल बंद कर दी। हकलाते हुए कहा, मैं समझ गया, आप ही बोल रहे हैं, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं रहती। यकीनन फाइल की तमाम बातें आपको मालूम हो चुकी होंगी। मैं ये पूछने की जरूरत नहीं करूंगा कि आपने कैसे मालूम किया। बहरहाल आप जो जवाब देंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होता रहेगा और दूसरी तरफ आपकी बातें सुनी जाएंगी। और आगे ना बोलो। मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ एक पावरफुल माइक नस्ब किया गया है। मैं वॉन क्रेग के जरिए जो कहूंगा वो दूसरी तरफ सुना जाएगा। वो खुशामदाना अंदाज में बोला, जी हाँ, आप सब समझते हैं। हमें उम्मीद है कि इन तमाम बातों का जवाब देते वक्त भी आप पूरी समझदारी से काम लेंगे। मैं यकीनन जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए इंतजार करो। रंगून में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ अफसरान मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी वहां से आता हूँ। ये कहकर मैं फिर उस मुसल्ला मुहाफिज के दिमाग में पहुंच गया। वहां से जाने के बाद उस मुहाफिज को हॉल से बाहर भेज दिया गया, क्योंकि वो उन मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारों के सामने कमतर शख्स था। उसे वो लोग अपने बराबर नहीं बिठा सकती थी। मैं उसे फिर हॉल के अंदर ले आया। वो बड़ी शान से चलता हुआ उसी क्रेग तक आया जहां से थोड़ी देर पहले उसे उठा दिया गया था। उसने कुर्सी को खींचकर बैठते हुए कहा, मैं फरहाद अली तैमूर आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। उसकी मौजूदगी पर कुछ लोग एतराज करना चाहते थे, मगर मेरा नाम सुनकर चुप हो गए। मैंने चीफ सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अफसोस है, आप लोगों के इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। मैं मजबूर था। वहां मेरे सामने बड़ी बड़ी शराइत पेश की गई हैं। दूसरे अल्फाज में बड़ी बड़ी धमकियां दी गई हैं। मुझसे कहा गया है कि अगर मैंने रसवंती की वापसी का मुतालबा किया और ये मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में किसी भी यहूदी को हलाक किया तो वो मुझे बेहद और बेहिसाब नुकसान पहुंचाएंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, वो मेरी अजीज तरीन बहन को हलाक करेंगे, उसके ससुराल के एक एक फर्द को मौत के घाट उतारेंगे। इसके बाद मेरे दूसरे साथियों को भी चुन चुन कर हलाक करेंगे। मुझसे पूछा गया है कि मैं उनके लिए कब तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता रहूंगा। बेशक वो दुरुस्त कहती हैं। मैं किसी भी रिश्तेदार या किसी भी साथी की हर लम्हा हिफाजत नहीं कर सकता। मैंने उस मुहाफिज के जरिए गहरी सांस लेकर कहा। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि मैंने उनसे दोस्ती ना की तो वे मेरे मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयां शुरू करेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर होगी। फिर उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे किसी भी मुल्क में चैन से नहीं बैठने देंगे। मेरे लिए ऐसे हालात पैदा करेंगे कि मैं जिस मुल्क में जाऊंगा मुझे उस जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी दुनिया मेरे लिए तंग हो जाएगी कि शायद मेरी कब्र की जगह भी ना निकल सके। मिस्टर अनायत हुसैन ने कहा, मिस्टर फरहाद, अपनी कुव्वत परवाज से ज्यादा बुलंदी पर जाकर उड़ने वालों के पर जल जाती हैं। आपको अपनी हैसियत से बड़ी ताकतों से टकराते वक्त सोच लेना चाहिए था कि अंजाम कैसा इबरतनाक हो सकता है। मैंने पूछा, क्या ये मेरे मसाइल का हल है या ये इंसाफ का तकाजा पूरा किया जा रहा है कि मेरे साथ ज्यादतियां हो रही हैं और मुझे ही नसीहतें की जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हम मानते हैं कि तुम पर ज्यादतियां की जा रही हैं और तुम्हें उनकी शराइत के आगे झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। तुम इस इजलास में बैठकर बैनुल-अक़वामी इंसाफ की बातें न करो। अगर इंसाफ होता तो फलस्तीन में हो जाता, इंसाफ होता तो भारतीय मुसलमानों से हो जाता। दुनिया के कितने ही पसमानदा ममालिक इंसाफ के लिए तरसती हैं। तुम मजमूई तौर पर कोई तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हो और ना ही ऐसे किसी मुल्क के हुक्मरां हो। तुम एक आम आदमी हो।
अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर एक अलग इनफरादी हैसियत हासिल कर सकते हो, लेकिन ये तवक्को नहीं कर सकते कि किसी दूसरे मुल्क के मुकाबले पर तुमसे तरजीही सलूक किया जाएगा। प्लीज तुम अपने मुल्क वापस चले जाओ। हम अपने मुल्क में अमन और अमान चाहती हैं। हम इसराइली हुकूमत से भी अहम मामला तय कर रहे हैं और उस हुकूमत से भी इस बात की जमानत हासिल कर रहे हैं कि आइंदा यहाँ यहूदी कोई तखरीबी कार्रवाई नहीं करेंगे और न ही यहाँ के अमन और अमान को गारत करेंगे। मैंने कहा आप सियासी एतबार से अपने फैसले सुना रहे हैं, लेकिन मैं इंसानियत के नाम पर पूछता हूँ, मेरी बीवी को अगवा किया गया है। इस सिलसिले में आपकी हुकूमत क्या कर सकती है, क्योंकि उसे आप ही के मुल्क से अगवा किया गया है। हम इस सिलसिले में इसराइली हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मादाम रसवंती को आपके हवाले कर दिया जाए, और मैं आपसे कह चुका हूँ वह मेरी बीवी को हमेशा यरगमाल के तौर पर अपने पास रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुमने हमें इंसानियत का वास्ता दिया है और हमने उसका जवाब दे दिया कि हम अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। हमें आपसे हमदर्दी है और हम अपने तौर पर मादाम रसवंती के लिए कोशिशें करते रहेंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकती हैं? बेशक आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुसल्ला मुहाफिज वहां से उठकर खड़ा हो गया, फिर कुर्सी को एक लात मारकर पीछे की तरफ गिराते हुए बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। चीफ सेक्रेटरी उछलकर खड़ा हो गया, फिर उसने कहा, यह मजलिस के आदाब के खिलाफ है। इस कुर्सी को उठाओ और हाजरीन इजलास से मुआफी मांगो। मुहाफिज ने हकारत से जवाब दिया, एक इंसान अपनी खता पर दूसरे इंसान से मुआफी मांगता है, लेकिन जिस मजलिस में इंसानियत के नाम पर कोई इंसानी फैसला ना हो सके वहां मुआफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अपनी घड़ी देखो और वक्त बताओ। चीफ सेक्रेटरी ने गुस्से से कांपते हुए कहा, तुम मुझे वक्त बताने के लिए हुक्म दोगे? हाँ, मैं हुक्म दे रहा हूँ और अभी तुम अमल करोगे। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी घड़ी देखी, फिर कहा, 11:15 हुए हैं। शाबाश। मैंने ये कहते हुए उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो चकराकर धप से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा, 12:45 रह गए हैं। अगर 45 मिनट के अंदर रसवंती वापस ना आई तो। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। मुसल्ला मुहाफिज ने वहां बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अफराद को देखा, फिर वहां से चलते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। एक पुलिस ऑफिसर ने उठकर कहा, मिस्टर फराद अली तैमूर, रुक जाइए, आपको यहाँ से दोस्ताना अंदाज में रुखसत होना चाहिए। मुसल्ला मुहाफिज ने वहां से पलट कर पूछा, कौन है मेरा दोस्त? कौन मुझसे दोस्ताना अंदाज में इंसाफ करेगा? आप पुलिस ऑफिसर हैं, मैं इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से भी कहता हूँ। आप लोग मुतमईन रहें, मैं इस लम्हे से जब तक बर्मा में रहूंगा यहाँ का हक के नमक अदा करूंगा। यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा, यहाँ का अमन अमान गारत नहीं होगा, लेकिन जिन यहूदियों को मैंने मौत का मजदा सुनाया वो सब 12 बजे के बाद यहाँ से भागेंगे। मेरी टेलीपैथी के इशारे पर बर्मा की सरहद से बाहर निकल जाएंगे और अपनी मौत को गले लगाएंगे। जरा रुककर मैंने कहा, लेकिन मैं पुलिस अफसरान और इंटेलिजेंस के अफसरान को भी दोस्ताना अंदाज में मशवरा देता हूँ, मेरी तलाश न की जाए। अगर मुझे पता चल गया कि कोई भी मेरी तलाश में निकल पड़ा है तो अपने घर के दरवाजे तक जिंदा वापस नहीं जाएगा। लिहाजा जब मैंने यहाँ के अमन अमान की जमानत दी है तो फिर कोई मेरे पीछे न आए। ये कहते हुए मुहाफिज वहां से पलट गया, फिर तेजी से चलता हुआ दरवाजे के बाहर चला गया। जैसे ही वो हॉल में बाहर पहुंचा, मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया और मोशे लेस्ट्रो के पास पहुंच गया। वो उछलकर खड़ा होगा, कहने लगा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। चूंकि मैं मोशे लेस्ट्रो भी हूँ, इसलिए सीधे साधे अंदाज में नहीं बोलूंगा। यहाँ सामने वाली दीवार से सर टकराऊंगा और अपनी बात कहूंगा। ये कहकर मैंने कुर्सी को एक ठोकर मारी, फिर दौड़ता हुआ गया और सर को दीवार से टकराकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसके तमाम साथी उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। कितने ही लोगों ने उसे सहारा देकर उठाया। फिर उसने सबको झिड़क कर दूर हटाते हुए कहा, अभी एक टक्कर मारी है, इसलिए एक बात सुन लो। बर्मा के वक्त के मुताबिक इस वक्त 11:20 हुए हैं। ठीक 40 मिनट के अंदर रसवंती को रंगून पहुंच जाना चाहिए। अब मैं दूसरी टक्कर मारने जा रहा हूँ। सब ने उसे पकड़ लिया। भला वो ये क्यों चाहते कि उनका सरबराह ख्वामखा उनके सामने दीवार से सर टकराए? इधर उन्होंने मोशे लेस्ट्रो को जकड़ रखा था, उधर वॉन क्रेग दौड़ता हुआ दूसरी दीवार की तरफ गया, फिर अपने सर को जोर से वहां से टकराया। नतीजे के तौर पर पीछे की तरफ जाकर गिर पड़ा। अब लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, उसे संभालने लगे, फिर कहने लगे, ये क्या हो रहा है? तुमने सर को क्यों टकराया? उसने कहा, अब मैं फरहाद हूँ। यहाँ तुम्हारी काहाल तंजीम के जो बड़े बड़े ओहदेदारान मेरी बातें सुन रहे हैं, वो अच्छी तरह सुन लें। मुझे अपनी बहन शाहीना की जिंदगी अजीज है। मैंने उसके तरफ सख्त पहरा लगा दिया है। ये न पूछो कि ये पहरा कब तक कायम रह सकता है। इसका जवाब मैं बर्मा के वक्त के मुताबिक 4 बजे तक दूंगा।
फिलहाल इतना जान लेना काफी है कि जिन यहूदियों की हलाकत का मैंने वादा किया है वो हर हाल में मरेंगे। सिर्फ रसवंती की वापसी उन्हें जिंदा रख सकती है और उसकी वापसी के लिए अब 40 मिनट से भी कम वक्त रह गया है। मैं उनके पास से अपनी बहन शाहीना के पास पहुंचा। वो और उसकी बच्ची और दूसरे रिश्तेदार बखैरियत थे। मैंने सईद साहब से कहा, जनाब आप शाम तक किसी कोठी में रहें, शाहीना को और तमाम घर वालों को किसी दूसरे की जिम्मेदारी पर ना छोड़ें। मैं देख रहा हूं कि आपने बड़ा सख्त पहरा लगा रखा है, फिर भी मैं आपकी मौजूदगी जरूरी समझता हूं। सईद साहब ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा हूं। शाम तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये शाम तक पाबंदी क्यों है? मैं एक को खुशखबरी सुना रहा हूँ। लाहौर के वक्त के मुताबिक शायद 6 या 7 बजे तक सोनिया एक दूसरे रूप में लाहौर पहुंच जाएगी। क्या? उन्होंने हैरानी से चौंक कर पूछा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, वो दुनिया वालों के लिए मर चुकी है लेकिन मेरी बहन के लिए फिर जिंदा हो रही है। मैं बाद में उसके मुतालिक बताऊंगा कि वो किस अंदाज में वहां पहुंचने वाली है। फिर मैंने यही खुशखबरी शाहीना को सुनाई तो वो खुशी से खिल उठी। अपनी बच्ची को सीने से लगाते हुए कहा, सोनिया भाभी को अपने करीब पाकर मुझे हमेशा यूं लगता है जैसे मैंने आपको पाल लिया है। फिर मुझे दुनिया का डर नहीं रहता। अल्लाह, अब शाम तक वक्त कैसे गुजरेगा? खुशी से तो मेरे हाथ पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे। मैं उसकी खुशी से लुत्फ अंदोज होता रहा। अपने मसाइल को जरा देर के लिए भूल गया और ऐसा होना भी चाहिए, वरना इंसान सिर्फ मसाइल में घिरा रहे तो पागल ही हो जाए।